जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है, खैरियत से आप लोग सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप लोग बताइए, लास्ट क्लास आप लोगों ने अटेंड की थी? कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी? अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी की थी, उम्मीद है कि उन लोगों ने ओरिएंट वो जो रिकॉर्डिंग थी वो अटेंड की होगी, आई होप। अटेंड की है भाई आप लोगों ने? यस सर। चले, जबरदस्त। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये हमारी क्लास, लास्ट हमारी क्लास थी उसकी कॉन्टिन्यूशन में है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और वो रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, ठीक है? और वैसे उसका आपको लिंक भी शेयर हो गया होगा, ठीक है? चलें जी, हम स्टार्ट करें जी, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, एक चीज आपको मैं कंफर्म कर दूं, ये चीज आप नोट भी फरमा लें। अच्छा, होता इस तरह से है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर लेट्स सपोज कि मुझे एक ट्रैवल करना हो, मैं अभी इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मुझे कराची जाना है, तो मैं पॉसिबिलिटीज देखूंगा कि मुझे कराची जाने के लिए क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं कह सकता हूँ कि नंबर वन पे मेरे पास, अच्छा वैसे लास्ट क्लास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे कराची जाना है, तो मैं नंबर वन पे ऑप्शन ये है कि मैं बाय एयर चला जाऊँ, ठीक है? नंबर वन। दूसरी ऑप्शन ये है कि यार मैं बाय एयर नहीं जाता, मैं कहता हूँ नहीं यार, पैसे ज्यादा लगेंगे। टाइम की बचत तो होगी, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, नहीं मुझे नहीं जाना। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं फैसल मूवर की गाड़ी करवा लूँ, उसके जरिए चला जाऊँ, ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं यार, गाड़ी भी नहीं करवा सकता, मैं गाड़ी इसलिए नहीं करवा रहा, यार उस पर तो इतना टाइम लग जाता है, बैठा बैठा इंसान थक जाता है, मुझे नहीं उस पर जाना, ठीक है? तो फिर मैं कहूँगा यार मैं क्यों ना ग्रीन लाइन की वो गाड़ी करवा लूँ, उसके ऊपर बर्थ करवा लूँ, मैं लेट के सो के चला जाऊँ उसको से, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ट्रैवल करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये दूसरी एग्जांपल ये ले लेते हैं, मुझे भूख लगी हुई है, मैं क्या करूँ, मैं खाना खा लूँ, फास्ट फूड खा लूँ, मैं कोई और चीज़ खा लूँ, डिफरेंट ऑप्शन है, बिरयानी खा लूँ, कढ़ाई खा लूँ, तो मतलब मुझे अपनी भूख मिटानी है। बिल्कुल इस तरह से जो बंदा बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास लास्ट टाइम वैसे हमने एफिलिएट के साथ रजिस्ट्रेशन को डिस्कस कर लिया, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? लेकिन इन द मीन वाइल मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा जी मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? जैसे खाने के लिए डिफरेंट ऑप्शन थी, ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन थी, बिल्कुल उस तरह से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस कौन से हैं कि मैं, एक ऑप्शन ये है कि मैं सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करना। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे, बेफिक्र रहिएगा, मुझे बस थोड़ा टाइम आपने देना है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। दूसरा ये है कि मैं पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर कर लूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे चला जाऊँ, कंपनी पे चला जाऊँ। आप कहें कि सर क्या कोई बंदा, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं यार, हर चीज के फीचर है। सोल प्रोप्राइटर, आप एक सिंगल बंदे हो तो आप क्या सोल प्रोप्राइटरशिप पे चले जाओगे या सिंगल मेंबर कंपनी खोल लोगे? आप पार्टनरशिप नहीं खोल सकते, भले ये पार्टनरशिप हो 1932 वाली या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो। आपने कहा सर अच्छा ठीक है, मैं अकेला बंदा नहीं खोल सकता, अगर हम दो लोग हुए तो मैं सोल प्रोप्राइटर खोल सकता हूँ? मैं कहूंगा नहीं यार, दो लोग हो तो फिर आप सोल प्रोप्राइटर पे नहीं जाओगे। मैं कहूंगा फिर आपके पास ये ऑप्शन बच जाएंगे, ठीक है? आप कहेंगे सर किन चीजों को देखते हुए हम सोचेंगे कि किस बिजनेस मॉडल को, किस ऑप्शन को चूज करना है? मैं आपको कहूंगा कि यार देखें, समटाइम मिसाल के तौर पे मैं गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार सोल प्रोप्राइटर को हम नहीं मानते, नहीं जानते, आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो हम आपके साथ डील करेंगे, ठीक है? ये कंपनी होगी होगी आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे। हमने कहा ठीक है। कोई और डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं इनकम टैक्स के साथ आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो। कोई और डिपार्टमेंट आएगा, वो कहेगा यार सेल टैक्स के साथ साथ आपने मिसाल के तौर पे फला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लिया हो। ये नहीं कि फिर हमारी कुछ जगहों पे मजबूरी बन जाती है कि कौन सा बिजनेस मॉडल ऑप्ट करना है, वो हमें बता रहा होगा जिस बंदे के साथ हम डील कर रहे होंगे, या हम किसी एक बंदे के साथ डील करते हैं, ठीक है? वो हमें बताता है कि नहीं यार, आप कंपनी नहीं, आप पार्टनरशिप की शक्ल में हो, या 3 साल का आपका ऑडिट हुआ हो, या आपका कैपिटल इतना होना चाहिए, या आपके 3 ऑफिस हो 3 बड़े शहरों में। तो हर एक जो अदारा है वो, मतलब जो गवर्नमेंट का अदारा है या कोई बड़ा अदारा है। अच्छा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, कोई एक साहब भी कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है? जी आ लिख रही के है बता सर। दें। चलें, चलें। जी आ रही है।
अच्छा जी। तो हमें ना वो कुछ टाइम कंपल्जन हो जाती है कि हम ये वाली ऑप्शन को ऑप्ट करें, ठीक है, कौन सी, जी फलां वाली ऑप्शन को। तो हमने ना हर एक ऑप्शन को वन बाय वन देखना है कि ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे फिर चल के देखते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ बिजनेस बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी टैक्सेशन का नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जब हमने किसी ऑप्शन को ऑप्ट करना है ना, उसका हम ये भी देखते हैं कि क्या वो असूली तौर पे वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप में दो लोग हैं, सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड करवाना है, तो मैं कहूंगा यार दो लोग मिलके तो नहीं कर सकते, किसी एक बंदे के नाम पे होगा। तो जो दो लोग हैं, लेट्स सपोज अगर ए एंड बी है, तो ए कहेगा यार, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरे नाम पे हो गया, बी कहेगा यार मेरे हाथ में क्या है, नहीं 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 मैं ए के नाम पे नहीं होऊंगा, ठीक है। तो कहेगा नहीं नहीं मेरे नाम पे भाई कुछ रखवाओ, तो हम कहेंगे यार तुम पार्टनरशिप बना लो या कंपनी बना लो। तो यानी कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख के हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम चारों सिनेरियोज को डिस्कस करें तो याद रखिएगा यही हमारे पास सिनेरियोज है। मैं कंपनी के अंदर डिटेल में नहीं कह रहा, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी, में उन चक्रों में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कंपनी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर आपने रजिस्टर्ड करना हो तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको कहे सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई आप कहीं पे रजिस्टर्ड कराएंगे। जैसे इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो आपके गली मोहल्ले में एक छाबड़ी वाला होता है, कोई एक मतलब बंदा दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई भी एक बंदा ऐसे मोची बैठा हुआ है, क्या उस बंदे के पास कोई ना कोई ऐसे कहीं पे उसने रजिस्टर कराया होता, नहीं कराया होता, तो वो फिर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर ऑपरेट कर रहा है। आप कहेंगे सर आप क्यों रजिस्टर करना बता रहे हैं, वो तो बगैर उसके काम कर रहा था। मैं कहूंगा यार देखो मेरे भाई, अगर वो जो दुकान वाला है ना, वो दूध वाला या कोई भी है, उसका नाम असलम है, ठीक है, क्या नाम है उसका, नाम है असलम, और वो एक बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है, वो दूध का काम करता है, असलम मिल्क शॉप, ठीक है। अगर उसने बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना है असलम मिल्क शॉप, तो बैंक वाला कहेगा यार देखो आपका मिल्क शॉप के नाम से इस तरह मैं अकाउंट तो खोल के दे सकता हूँ, क्या आप मुझे बताओ आप कंपनी हो। उसने कहा नहीं यार मैं कंपनी तो नहीं हूँ। उसने कहा क्या आप लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, उसने कहा वो भी नहीं हूँ। ये हमने आगे देखी नहीं सारी चीजें। उसने कहा क्या पार्टनरशिप, उसने कहा नहीं हूँ। उसने कहा सोल प्रोप्राइटर हो, उसने कहा हाँ मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। उसने कहा मैं कैसे मान जाऊँ सोल प्रोप्राइटर हो, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पर्ची है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको मानूं तो सही तुम सोल प्रोप्राइटर हो। उसने कहा यार देखो मेरी दुकान है, लोग मेरे पास आते ही आते हैं, सोल प्रोप्राइटर हर वो बंदा होता है जो बिजनेस कर रहा होता है, अकेला बंदा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का मालिक होता है। उसने कहा नहीं 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 सर आप एक मेहरबानी कीजिए, आप एफबीआर के पास जाइए, एफबीआर के पास जाके अपना एनटीएन बनवा लीजिए। उसने कहा सर एनटीएन वही वाला ना जो लास्ट टाइम मेरा उसने बताया कि निशार साहब ने क्लास में करवा दिया था। उसने कहा हाँ वो तो उसने सिर्फ नॉर्मल एनटीएन बनाया था, आपके उस एनटीएन में आपका बिजनेस भी शो हो। उसने कहा अच्छा बिजनेस भी शो करना है, वो कैसे होगा, वो आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटर के लिए सबसे पहले हम एनटीएन उस बंदे का बनाते हैं, एनटीएन बनाने के बाद हम उसके एनटीएन के अंदर बिजनेस को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो एनटीएन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रही होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर के साथ हो रही होती है, ठीक है। तो हम उसके साथ एफबीआर को रजिस्टर करते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं पे ये रजिस्टर्ड नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप चले जाएंगे पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। तो ये खैर ऑप्शन जो वन बाय वन है इसको हमने आगे देखना है, अभी हम इसी पे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैं इंतजार करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो नहीं है ठीक है, आप लोग का। कंटिन्यू चलिए, कर। अच्छा जी, हम जब सोल प्रोप्राइटर पे जाते हैं तो कहता है सोल प्रोप्राइटर में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं एफबीआर के साथ। सबसे पहले आपका एनटीएन बनेगा, एनटीएन बनाने के बाद उस एनटीएन की मॉडिफिकेशन होगी। बेसिकली सेक्शन 181, अगर आपको मैं मोटा सा बता दूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाएंगे, मेरा मकसद आपको बोर करना नहीं है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका जो सेक्शन 181 है, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको थोड़ा सा कोशिश की थी बताने की, ये आपको बताता है एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करने को, ठीक है, कि आपने एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करना है। और रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने आपको कहा था सबसे जो अहम चीज होती है वो जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में अच्छा खासा डिस्कस किया था, अब मैं इस क्लास में नहीं चाहता कि हम उस पर टाइम जाया करें, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके 2015 के बाद जो आपका सीएनएससी नंबर होता है, जो नजरा इशू कर रहा होता है, वही आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है, ठीक है। ये बात आपको मेरा ख्याल है मैंने लास्ट क्लास में ऊपर ऊपर सरसरी बताई थी, ये लॉ है, इसको आपने देखना है। वो जो हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं एनटीएन का, वो इस सेक्शन की कंप्लायंस है या इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आप एनटीएन लेने के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो फॉर्म जो है ना, असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि एफबीआर क्या करे,
फॉर्म बनाए कि या बिजनेसमैन होगा तो उसके लिए फॉर्म अलग होगा। जब हम रजिस्टर करें, हम कहें बिजनेसमैन है तो वो आपका फॉर्म अलग बनाए, ठीक है। हम कहें हम सैलरी वाले हैं तो वो उसका फॉर्म अलग बनाए, ठीक है। उन्होंने ये फॉर्म अलग अलग नहीं बनाए हुए, इसका फॉर्म नंबर 1 है मिसाल के तौर पर, नाम इसका 2 हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो उन्होंने ये 1 या 2 करके नहीं बनाए हुए, उन्होंने एक ही फॉर्म बनाया हुआ है। तो अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि यार कौन सा फॉर्म यूज करना है या कौन सा फॉर्म वो यूज किया जाए? उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों लोग पहले तो एंट्रियां लेते हैं, वो सैलरी वाला और बिजनेस वाला। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा भाई अगर आप ये दोनों जो सिनेरियोज हैं एंट्रियां तो ले लेंगे, उसके बाद इस केस में जो बिजनेस वाला है आपको अपने एंट्रियन के अंदर बिजनेस को ऐड करना होगा। हमने कहा वो कैसे ऐड होगा? उसने कहा कि अभी हम आपको बताते हैं कि एनटीएन के अंदर बिजनेस को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो चले मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताते ही चलो साथ ही, जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाना होता है ना, तो आपका ये वो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एनटीएन मिल जाता है, मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं इसको भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम अपना एक लेटर बनवाते हैं, वही असलम जो मिल्क शॉप वाला है वो एक अपना लेटर बनवाएगा, एक अपनी स्टैम्प बनवाएगा असलम, इस तरह से करके असलम मिल्क शॉप ये लिखा होगा, यहाँ पे दरम्यान में सोल प्रोप्राइटर लिखा होगा। ये एक बुरी सी स्टैम्प है जो मैंने बनाने की कोशिश की। तो बैंक जाएगा, बैंक वाला उसका बैंक अकाउंट खोल देंगे। और अब वो ये भी लिख सकता है असलम मिल्क कंपनी, ठीक है, मिसाल के तौर पे। बैंक वाला इस चीज पे एतराज ही नहीं करेगा कि कंपनी का वर्ड क्यों यूज किया, और लोग ऐसे कर रहे हैं और मैंने देखा भी है, क्योंकि एफबीआर इस सिलसिले में आपको कोई ना कोई वो सख्ती नहीं करता, क्योंकि एफबीआर का बैकएंड पे तो मैकेनिज्म नहीं है। आप भी असलम मिल्क शॉप का अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं भी खुलवा सकता हूँ। आप भी अपने एनटीएन में असलम मिल्क शॉप डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ। तो ये किस तरह करते हैं? चले जी हम चलते हैं। जी यहाँ तक कोई सवाल हो तो मेरे भाई आप पूछ सकते हैं, मैं साथ होटल में जाऊँ। सर अगर ओनर खुद अपनी ही कंपनी में तनख्वाह लेना चाह रहा हो तो उस केस सिनेरियो में क्या होगा? सर सोल प्रोप्राइटर ये नहीं कह सकते, ठीक है। जो कंपनी है उसमें तो ये हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप के केस में दिस इज लीगली, मतलब वो अलाउड नहीं है, ठीक है। सर रेमुनरेशन अलग होता है, ये ठीक है अलग है? सर। जी रेमुनरेशन अलग होता है और ये अलग होता है, सैलरी का अलग होती है? सर एक बात सुन लें, एक बात सुन लें। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मैं एक बड़ी सादी सी एग्जांपल दूंगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ के माइक म्यूट कर लिया करें, फिर दोबारा आप ओपन कर लिया करें एज पर नीड। अच्छा बात सुन लें, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी बना के बैठा हूँ, ठीक है। उस कंपनी में मुझे पैसे आते हैं, मेरी इनकम आती है, ठीक है। इनकम में से मैं एक्सपेंसेस निकाल देता हूँ, ठीक है। जब इनकम में 1,000 रुपया इनकम आई, मेरा एक्सपेंस हुआ 800 रुपया, ये जो 200 रुपया आया ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और ये मैं ले जाऊंगा, ठीक है। और मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी नहीं है मिसाल से, अच्छा ये कंपनी किसी और की कंपनी हो, तो ये जो एक्सपेंसेस इसमें सैलरी 800 की 800 सैलरी है जो मुझे मिलती है। तो अब ये मेरी इनकम है, प्रॉफिट मेरी इनकम नहीं है, क्यों? ये तो कंपनी का मालिक लेके जाएगा, ठीक है। जब मिसाल के तौर पे बात करने का मकसद ये है कि जब आपकी अपनी कंपनी होती है या आपका सोल प्रोप्राइटर होता है, तब आप प्रॉफिट देखते हो, आप इसमें सैलरी के तौर पे एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इस तरह तो आप एक तरफ से वो अपना इस प्रॉफिट को कम कर रहे हो। किस तरह कम कर रहे हो? अपने एक्सपेंसेस में सैलरी को डाल के। इसका मतलब ये कि आप अपने खर्चे बढ़ा दोगे। आप अपनी सैलरी बनाओगे इतनी, या प्रॉफिट बनाओगे, सॉरी प्रॉफिट बनाओगे इतना जिस पे टैक्स ही ना बने। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम तो फिर कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून ने कहा नहीं, जब आपकी अपनी कंपनी है, कंपनी में तो ले सकते हो, मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, तो आप वहां से पैसे नहीं निकलवा सकते। हाँ अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के केस में ये सैलरी निकालना अलाउड है, ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट आपका होता है, तो भाई फिर आपको सैलरी की मद में एक्सपेंसिव निकालने की इजाजत नहीं है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज पे आपका हक है। वो सर आप देख लीजिएगा कि आपने सैलरी लेनी है, आप कहते नहीं यार मेरा अपना है, मैं सैलरी भी लूं और साथ वो प्रॉफिट भी खाऊं, तो यार ये एक ही नाले, वो भाई पंजाबी की मिसाल है, ना चौपड़ियां ना दो दो, ठीक है। यानी कि चीज भी अच्छी हो और चीज ज्यादा भी हो, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं सर आप सैलरी नहीं ले सकते वाहिद उल्लाह खान साहब। मैं बाकी कवानीन को ज्यादा नहीं जानता, मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स लॉ बता रहा हूँ कि आप नहीं ले सकते, ठीक है सर। ये वाली चीज मैं आगे आपको बता भी दूंगा। अगर आपको थोड़ी सी वो दुश्वारी हो रही है तो मेरे भाई मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपका दिल कर रहा है। सर ये सैलरी वर्किंग शेयर की मद में ले सकते हैं?
सर वर्किंग शेयर क्या मतलब, वर्किंग स्टाफ जो होता है वो? हाँ, मिसाल की बात है कि 3 पार्टनर्स हैं या दो, उसमें से 2 एक्टिव हैं, एक स्लीपिंग है, तो वो 2 बंदे जो हैं वो अपना वर्किंग शेयर लेंगे, तो सर बस। प्रॉफिट तो तीनों में तकसीम होगा इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। जी लेकिन जो 2 बंदे काम कर रहे हैं वो अपना वर्किंग शेयर कैसे लेंगे? सर जी, 1 मिनट बस दीजिए मुझे, Yes, मैं what? आपके साथ बस 1 मिनट का मुजाहरा करें तो अमल का। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये आपका बिजनेस के एक्सपेंसेस अलाउड नहीं जो होते, उनके अंदर ये आगे हम इनकम ऑफ बिजनेस में वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? वो आप ये देख लीजिए, बस 1 मिनट, मैं उस आपको रेलिवेंट परवीन पे ले जाऊँ। सर ये देखिए, ये तो मुझे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप को आपके इस बिजनेस में जो आपका इनकम टैक्स कानून है उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जो सेक्शन 21 है उसकी जो सब सेक्शन 1 है, उसकी जो क्लास जे है, वो कहती है आप अपने पार्टनर को सूद की मद में, यानी कि जो उसने उधार पैसे दिए, उधार पैसे देकर अगर सूद लेना चाहता है, क्योंकि गोरों के हिसाब से कानून लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से देखें, अगर आप अपने बिजनेस को भी उधार दोगे तो वहां से भी आप सूद लोगे, वो आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। आपका मिसाल के तौर पर मैं अपने कारोबार को पैसे उधार दूं और उसको कहूँ मुझे सूद दो, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट दो, इंटरेस्ट दो, और वो इंटरेस्ट मैं बिजनेस से ले आऊं, तो कानून कहता है ऐसी हरकत आप नहीं कर सकते, वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद आगे वो कहता है ब्रोकरेज की मद में, कमीशन की मद में, सैलरी की मद में। यहाँ पे सर कोई एक्टिव नॉन एक्टिव स्लीपिंग किसी पार्टनर की बात नहीं है। वो कहता है कि ये वो वाला जो मेंबर को पे होता है, मेंबर कह लो, कि जो पार्टनर है उसको, किसका? जो पार्टनरशिप का पार्टनर है, ठीक है? जो पार्टनरशिप का पार्टनर है उसको जो पैसे पे किए जाएंगे किस किस मद में, वो सैलरी हो, कमीशन हो, ब्रोकर हो, प्रॉफिट ऑन डेट हो, ये वाली चीज आपको अलाउड नहीं है, ठीक है? आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है? राशिद साहब क्लास अर्लियर नहीं की, हमारा 9 बजे का टाइम है, ठीक है? अच्छा जी। सर, अगर किसी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो जी ज़्यादा से डेप्ट ले या इक्विटी से जो है फाइनेंस ले? सर, ये फाइनेंस फाइनेंस का क्वेश्चन है, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करूंगा। जितना आपको मैंने फाइनेंस पढ़ा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जितना हमें पढ़ाया जाता है, वो ये कहते हैं कि जो इक्विटी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, जो फाइनेंस होता है वो दूसरा डेट होता है ना, वो कम महंगा होता है। क्यों? कि डेट की मद में आप इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो, जबकि आप दूसरे की मद में इंटरेस्ट को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? सर ये बात और तो फिर लंबी निकल जाएगी, मैं सर नहीं जानना चाह रहा, ठीक है? अच्छा जी सर, ये देखिए, मैंने आपके सामने लॉगिन खोला हुआ है, एक लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है? हमने समझो कि एक बंदे का एनटीएन बनाया हुआ है, ठीक है? हमने एनटीएन बना रखा है, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा काइंडली आप लोगों में, अच्छा एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ने चाहा तो आज 30 हो गई है, तो हम आपको, ज्यादा मैं जल्दी कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक आपको, जब तक आपका सेशन रहेगा, एक पोर्टल दे देंगे जिसके अंदर ये जो आपका आयरस पोर्टल होगा इसका रेप्लिका आ रहा होगा, ताकि आप लोग क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? तो इसकी अभी वो हमारी चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, इस पे बैक एंड पे टीम काम कर रही है, तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल इसकी रेप्लिका जब मिलेगा तो आप रिटर्न वगैरह उस पर बना सकते हैं, ठीक है? इवन की रजिस्ट्रेशन की भी ऑप्शन उसके ऊपर होगी, ठीक है? वैसे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने फॉर्म खोल के देखने की कोशिश तो की ना? चले, अच्छा जी। तो अगर मैंने आपको कहा था, ये आपको अगेन याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये वाला काम हम कर चुके हैं, ये एनटीएन ले चुके हैं, ठीक है? ये काम कर चुके हैं, अब हम इस पे आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे सर जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक चीज आप नोट फरमा लीजिए कि हमने, ये रजिस्ट्रेशन की टैब है, ये टॉप के ऊपर यहाँ पे, ठीक है? हमने क्लिक करना है। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, ठीक है? एक ये खुल जाएगा नीचे को मेन्यू। जब इस पे जाऊंगा तो इसके ऊपर ये देखिए, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है? मैं सर इस पे क्लिक करूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक चीज आ जाती है,
ये बोलता है कि आप कब से मॉडिफाई कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, टैक्स पीरियड बताइए। तो मैं बजाय कि मैं अभी यहाँ पे रहूं, तो मैं आपको टैक्स पीरियड साथ ही बताना पसंद करूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो इस पे हम चलते हैं। ठीक है, तो टैक्स पीरियड क्या होता है इसके बारे में आपके कानून को हल्का सा, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं, हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कानून आई बिलीव आप लोगों को मैंने डाउनलोड करना सिखाया था, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। तो ये कानून आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। इस लॉ से हम ऑन एंड ऑफ चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ पोर्टल को समझना काफ़ी नहीं है। जब तक आप लॉ को नहीं समझ लेते, आपका टैक्स करना ना करना बराबर है, क्योंकि टैक्स लॉ में चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, तो जो बंदा एक अच्छे तरीके से लॉ को प्रैक्टिस करना चाहता है, समझना चाहता है, तो उस बंदे की ड्यूटी है कि वो कानून को लाजमी तौर पे साथ साथ में इम्बेड करे, उसको पढ़े। ठीक है, तो जो टैक्स ईयर होता है, ये वो होता है गवर्नमेंट का माली साल होता है। मैं अगर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर आपसे कोई पूछे यार आपकी मंथली सैलरी क्या है, मुझे अगर आज कोई बंदा पूछता है सर आपकी मंथली सैलरी, आपकी इनकम क्या है, मैं जो फर्स्ट हमारा वो गुजरा है अक्टूबर, वहां से लेके जो 31 दिसंबर है और 31 अक्टूबर है, उस पूरे 31 दिन का उसको बताऊंगा कि सर मेरी पूरे महीने की सैलरी इतनी है। ठीक है, वो उससे पिछले महीने की पूछता है मैं उसकी बता दूंगा, उससे पिछले महीने की पूछता है तो उसकी बता दूंगा। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है इसका कोई मंथली हिसाब नहीं होता। गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है ये सालाना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो अपना वो हिसाब किताब रख रही होती है, वो अपना इनकम कैलकुलेट कर रही होती है, तो वो अपना इनकम सालाना कैलकुलेट कर रही होती है। लेकिन उसने लेना किससे है, मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, आप मैरिड हैं, तो आपकी सपोज आपको कहती है बंदा के बंदे मुझे ग्रोसरी ले दो, या मुझे नया सूट लेना है या मोबाइल लेना है, ये डिमांड्स कब आती हैं, जब आपकी सैलरी या आपके पैसे आ चुके होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से गवर्नमेंट आपसे कब डिमांड कर रही होती है कि मुझे कब मेरा शेयर दो। गवर्नमेंट 30 जून के बाद 31 दिसंबर तक, 30 सितंबर तक आपको टाइम दे रही होती है। यानी कि आप, गवर्नमेंट कहती है कि मेरा माली साल स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, कोई भी एक्स ईयर है, एक्स ईयर से मान लीजिए मिसाल के तौर पे ये 2019 हो, ये 2020 हो, ये 21 हो, 22 हो, कोई भी है, तो ये अगले साल के 30 जून 2000, जो भी हमने पहले अकाउंट किया, मिसाल के तौर पर ऊपर 20 लिखा तो ये 21 पे जाएगा। अच्छा, ये वाली बात कानून में किस तरह से लिखी हुई है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कानून ये नहीं बताता कि ये स्टार्ट कहाँ से हमारा माली साल होगा, गवर्नमेंट बताता है कि वो कानून बताता है कि ये 30 जून पे एंड होगा। हमने कहा ठीक है यार, 30 जून पे एंड होगा तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे एक 12 माह तक। जब हम बैकवर्ड 12 माह हमने देखा खड़े होके, तो हमें समझ आई कि ये पिछले साल 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ये वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी होगी। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि यार ठीक है, ये 20 से स्टार्ट होता है 21 में जाता है, तो ये गवर्नमेंट का माली साल 2021 का है, 2020 का है, ये 20-21 का है। तो कानून ने कहा, उसने कहा कि इसको माली साल 21 बोलते हैं। मैंने कहा यार ये बात आप अपने पास से क्यों बोल रहे हैं। उसने कहा सर ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको जब लॉ पढ़ाऊंगा तो वो कहता है कि इस 30 जून के साथ अगर 21 अटैच है तो ये 2021 है टैक्स ईयर। अगर ये 22 अटैच है तो 2022 का टैक्स ईयर होगा। अगर 2023 अटैच है तो 2023 का टैक्स ईयर होगा। हमने कहा कि इसको हमें पोर्टल पे भी आप दिखाइएगा। उसने कहा जी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सईदा असरा आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद एम ए खान कहते हैं कैन इट बी चेंज इन एनी केस। जी आप इसको चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, ये स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना है, बाकी सारी चीज़ों को भी आपको सर आगे करवाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज छोड़ दीजिए, मैं लॉ की बारीकी पे अभी आपको नहीं लेके जा रहा यहाँ, बस ये बता दूं द टैक्स ईयर, उधर लिखा हुआ था पोर्टल पे टैक्स पीरियड, आप बोल लो टैक्स पीरियड ही बोल सकते हो, बाय लॉ ये टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 माह का पीरियड होता है। ठीक है जी, 12 माह का होता है, एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून, जो कि 30 जून पे एंड होता है। अब इसने ये नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो अब जब हमने कहा 12 माह है तो इसका मतलब है कि अगर इस डेट पे एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट इसके पीछे 12 माह हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम 12 माह एक दिन गिनने शुरू हुए तो ये पिछले साल 1 जुलाई पे ले गया। तो हमने कहा कि यार अभी आपने ये तो बताया ही नहीं साथ कौन सा ईयर होगा, तो हमने कहा ये बहस वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 2021 है तो यहाँ पे 22 होगा। अच्छा नहीं,
ठीक है। अगर 2022 है तो नीचे 23 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक बात समझ आ गई कि 30 जून पे एंड होता है और 12 माह का होता है। तो हम बैकवर्ड देखते हैं। एंड शैल बी डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। वो कहता है सेट डेट से मुराद ये ले रहा है 30 जून को। कहता है कि जिसके साथ 30 जून आ रहा है, यहाँ पे अगर 2023 है तो टैक्स ईयर 2023 बनेगा। ठीक है, ये सेट डेट का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि अभी नॉर्मल टैक्स ईयर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल टैक्स ईयर गवर्नमेंट का वो माली साल होता है जो 30 जून पे एंड होता है। आप कहें सर मैं तो एक बाहर की कंपनी हूँ, या हमारी कंपनी एक ब्रांच ऑफिस है उस कंपनी का जो मलेशिया में रजिस्टर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी कंपनी खोली हुई है, वो सर ये आपके जून जुलाई को फॉलो नहीं करते। तो मैं कहूँगा यार ठीक है, वो किसको फॉलो करते हैं? आपने कहा सर वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को फॉलो करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप उसको फॉलो कर लें। उसने कहा सर क्या ऐसे ही फॉलो कर लो? मैंने कहा नहीं, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपने कहा कैसे सर परमिशन लेंगे? मैंने कहा इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रख लें कि हम परमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आवाज में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। एमी बिल्कुल आवाज में डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, बस अगर आप अपना अस्सलाम सर, एक एग्जैक्ट। क्वेश्चन था इफ आई में। जी जी। मुझे पूछना था कि जो टैक्स ईयर है, फॉर एग्जांपल कंपनी स्टार्ट्स पहली बार वो टैक्स ईयर मतलब फाइल करने जा रही है, तो 12 महीने से ऊपर का पीरियड हो सकता है या 12 महीने रिस्ट्रिक्टेड होता है टैक्स पीरियड? सर याद रखिएगा कि नॉर्मली ना हमारा जो टैक्स का कानून है इसमें वो चीज नहीं है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट लॉज बात कर रहे हैं वहां पे तो इस चीज की इजाजत है, लेकिन जो आपके टैक्सेशन लॉज है वो इस चीज की इजाजत आपको नहीं देते। ठीक है, और इसमें ऐसे यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई कंपनी रिटर्न फाइल करती है तो वो लाजिम है कि वो 12 महीने से ऊपर नहीं जा सकती, 12 महीने पे उसको लॉक होगा। सर वो कम तो जा सकती है, ज्यादा पे नहीं जा सकती। ठीक है, ओके सर। इसको आप सर इसी को देख लीजिएगा, पूरे सेक्शन को आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसी ऑप्शन पे लॉ में मौजूद नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन लॉज। कॉर्पोरेट लॉज में ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, सर अगर एक बंदा 29th को रजिस्टर करे और टैक्स फाइल करे तो मतलब एनटीए नहीं उसका 29th को बनाओ, तो 30th के बाद फिर उसका 12 महीने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पेक्टेड सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शन 114 जो है ना, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है इसका सेक्शन 114 एक बी, उसका आगे 7। ठीक है, इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जब आपने एनटीएन ले लिया, भले आपका एक दिन हुआ है, ठीक है, तो आप एक दिन की जो इनकम है, ठीक है, बेसिकली ये नहीं है कि आप कहें कि मैं रजिस्टर्ड होने के बाद मेरी ड्यूटी हो गई है वो अपना रिटर्न फाइल करना। ठीक है, वैसे तो ये रजिस्टर्ड होने वालों को पे पाबंदी लगा रहा है ये वाली चीज, लेकिन मुझे पूरे साल का ही हिसाब देना है गवर्नमेंट को। आप कहें सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं 29 को गलती से रजिस्टर्ड हो गया, क्या मुझे एक दिन का फाइल करना है या मैं अगले साल से स्टार्ट करूँ? मैं आपको कहूंगा अगर कानून को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप 29 को भी हुए हैं तो उस साल का भी फाइल करना। ये वाली बात हम आगे डिटेल से और बहस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 114 जब पढ़ेंगे कि हु इज लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। जी गुलाम हैदर। सर टैक्स ईयर एंड तो 3 जून को होता है, लेकिन स्टार्ट कब गुलाम हैदर साहब सॉरी आई एम अनएबल टू हेयर यू, होता है? सॉरी मैंने अनएबल टू कहा कि लिसन। ईयर आप जो है ना, गवर्नमेंट 13 जून को एंड होता है, लेकिन स्टार्ट कब से होता है? सर मैंने बता तो चुका है 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। यू नीड टू रिविजिट द लेक्चर सर। ठीक है, हमने 1 जुलाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 30 जून पे एंड होता है। ठीक है, 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। इस चीज को मैं पोर्टल से प्रूव करूंगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम आते हैं मिसाल के तौर पे मैंने 2023 मेंशन किया टैक्स ईयर, या ये समझे कि टैक्स पीरियड या टैक्स ईयर लिखा हुआ, जब मैंने 2023 लिखा, ठीक है, तो आप नीचे देखिए मोहतरम सर, ये 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ और ये 30 जून 2023 तक गया। यानी कि जो टैक्स ईयर है फिर जिसके साथ 30 जून लिखा हुआ है, ठीक है, उसके 30 जून के साथ 2023 लिखा हुआ, जब मैंने 23 लिखा तो उसने कहा स्टार्ट ये यहाँ से हुआ होगा और यहाँ तक जा रहा है। आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट पिक कर लिया होगा। ठीक है, ओके, चलें जी। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने करना है कंटिन्यू सर। ठीक है, जब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, आमिर हसन साहब बैठे हैं क्लास में? जी सर। हसन साहब क्लास में? जी हसन साहब हैं सर। चलो, अच्छा,
तो सर जब हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हम कोई भी बंदा जो है ना, मिसाल के तौर पे कोई ट्रैवल एंड टूर्स का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, यानी कि वही जो असलम मिल्क शॉप वाला था, अब उसका हमने असलम मिल्क शॉप या असलम टैक्स कंसल्टेंट, असलम एंड कंपनी, कुछ भी हमें डालना है तो वी कैन पुट इट डाउन। ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे? सर आपने इस पे नहीं छेड़ना, ये सारी डिटेल्स आपकी वो आ रही होंगी जब आपने एनटीएन लिया होगा, जब आप रजिस्टर्ड किए होंगे, तो तब आपने ये डिटेल्स दी होंगी। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी वाले टैब पे भी कुछ भी नहीं करना, आपने बिजनेस के टैब पे आ जाना है। ये देखें, इस साहब ने ये तहूर ऑटोज एंड एमटी इंटरप्राइजेज, ये दो किस्म के इन्होंने बैंक अकाउंट भी खुलवा रखे हैं। ठीक है, इन साहब ने, और इसके साथ साथ इन साहब ने मतलब इनका हम एक नया तीसरा बिजनेस ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं खुद ही क्लियर कर दूं, आप साहिबान में से मुझे लोग पूछेंगे कि सर आप बताइए कि क्या हम एक से ज्यादा बिजनेस ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको एक वाजह कर दूं कि आपके सामने इस साहब के पहले ही दो बिजनेस ऐड हैं। तो कितने बिजनेस सर ऐड हो सकते हैं? आप जितने दिल करे बिजनेस ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में कानून में कहीं भी कोई चीज नहीं है कि लॉ आपको कहे कि आपने इतने बिजनेस ऐड करने हैं। ठीक है, या इतने ऐड कर सकते हैं, इतने ऐड नहीं कर सकते। अब मुझे मिसाल के तौर पे तहूर ऑटोज के साथ, एमटे इंटरप्राइजेज के साथ, मुझे एक एमटे मिल्क मिल्क शॉप या एमटे टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजरी कुछ भी डालना है, तो मुझे क्या करना है? व्हाट आई हैव टू डू? वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ सिटी जहानिया से। जी सर। ये तो मुझे समझ आ गई है, अगर जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर क्वेश्चन आंसर एंड पे रखिएगा प्लीज। ठीक है, प्लीज। अच्छा जी। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देखिए जी, मैं तारिक वाल साहब आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपने ये प्लस पे क्लिक करना है, ये प्लस का साइन आ रहा है, ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। सर यहाँ पे आप क्लिक काइंडली करेंगे। वीडियो सबकी म्यूट करवा दें, डिस्ट्रैक्शन आती है फिर। यार ये ना मैंने इनको बोला है, ऐदा ना मैं रिमूव कर दूंगा, ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं टॉलरेट नहीं करता होता, क्योंकि मैं पूरी एफर्ट के साथ बढ़ाता हूँ और दरमियान में मुझे भी डिस्टॉर्शन आती है, मैं चार चार दफा म्यूट करता हूँ। और अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, जो बंदा अनम्यूट करेगा ना फजूल में, मतलब इधर बेगम के साथ बात कर रहे हैं, इधर बच्चे को पारियां कर रहे हैं, इधर से खाना खाई जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ये चीज बाकी लोग को डिस्टर्ब करती है, और बाकी जब हम रिकॉर्डिंग उसकी वो रेंडर करते हैं तो उसमें से भी डिस्टॉर्शन आती है, बाकी लोगों को मसला होता है। जो अब अगर 72 लोग क्लास ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 72 के 72 ये क्लास ही पार्टिसिपेंट है, ये 100 क्लास पार्टिसिपेंट्स होंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कोई किसी मसले की वजह से क्लास नहीं ले सका, उन्होंने तो रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है ना, कुछ लोगों ने, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सर आके हमने कहा असलम मिल्क शॉप। ठीक है, जो भी उस बंदे का नाम है बिजनेस लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्विजिशन डेट से बाद ये कह लो कि ये बिजनेस कब से ये स्टार्ट करने लगा। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि अगर मैंने 2023 की इस बंदे की रिटर्न सबमिट कर दिया है, तो मैं इसको बंदे को ये अक्टूबर से, आपको पता है टैक्स ईयर, मुझे ये बताएं कि अभी जो टैक्स ईयर हमारा अभी चल रहा है, ये जो अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2023 से, ये जाएगा 30 जून 2024 तक। इसको हम टैक्स ईयर, सारे लोग टाइप करके बताएं, माइक खोल के नहीं टाइप करके, ये टैक्स ईयर 2023 है या 24 है? सब लोग काइंडली टाइप करके बताएं। 23। 2023 है। 2000 नहीं, 23 आप लिख के बताइए, लिख के बताइए, ताकि फिर मुझे मजा भी आता है ना लोग की थोड़ी क्लास लेने में। ठीक है, आप लोग लिख के बताइए, तो फिर मैं देख के फिर कहूंगा कि ये जो है ना। अच्छा जी, कितने ही अफसोस की बात है, मैंने आप लोगों को अभी समझाया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सर एक चीज आप नोट कर लें, क्या चीज मैंने आपको बोली थी? आमिर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बंदा भी करे विदाउट सिंगल चॉइस उसको रिमूव कर देना। ठीक है, मैंने ओके आपको सर कहा था कि यहाँ पे जून के साथ क्या अटैच है, 23 अटैच है या 24 अटैच है? सर आप देखिए, अगर जून के साथ 24 अटैच है, तो टैक्स ईयर 2024 हुआ या 23 हुआ? ये चीज मैंने सर आपको लॉ के अंदर भी दिखाई है। ठीक है,
वाई यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ आती, ये तैयार इकबाल साहब को रिमूव करें यार, मैं खुद रिमूव कर रहा हूँ। आमिर आंखें खोल के रखें। अच्छा जी, तो सर इसमें आप ये देखिए, ये 24 नहीं है, ये 23 है, ठीक है, और 24 है, 23 नहीं है, क्योंकि 23 तो कब था, जब वो 30 जून 2023 पे खत्म हो गया था, स्टार्ट कब हुआ था, 1 जुलाई 2022 पे, ठीक है। काइंडली करेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। ये टैक्स ईयर फिर 2024 है, ठीक है। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अभी मैंने जब इसको स्टार्ट भी किया था तो तभी मैंने यही लिखा था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने तो, क्योंकि इस बंदे की रिटर्न, अच्छा ये चंद चंद चीजें टेक्निकल होती हैं, गौर से सुना करो। इस बंदे की टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न सबमिट कर दी है, ठीक है। 23 का टैक्स ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1/7/2022 एंड एंड हुआ होगा 30/6/2023। तो समझो कि जब मैं इससे आगे निकलूंगा, एक दिन भी आगे निकलूंगा, तो मैं टैक्स ईयर 2024 में चला जाऊंगा। तो अब मैं फिर इस बंदे की जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वो किसके हिसाब से कर रहा हूँ, टैक्स ईयर 2024 के हिसाब से। तो मैंने जब स्टार्ट में 2024-23 लिखा, तो ये फिर मैंने ये भी एक टेक्निकल गलती की है कि जब मैंने इसका मॉडिफिकेशन का फॉर्म ओपन किया तो मुझे यहाँ पे फिर 24 लिखना चाहिए था, 23 नहीं लिखना चाहिए था। इससे होगा क्या, वैसे एक बरीकी की बात है कि अगर मैं इसको सबमिट भी कर दूंगा मसला नहीं होगा, लेकिन कल को अगर मेरा ऑडिट खुल गया तो उन्होंने कहना है यार आपने 2023 से बिजनेस शो किया, लेकिन आपने 23 की रिटर्न के अंदर इस बिजनेस को शो ही नहीं किया हुआ, उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस शो ही नहीं किए हुए। लिहाजा यू आर वांट कि आप क्या करें कि 2000 कब से 22 से इसको देखें, ठीक है, और सॉरी 24 से देखें इसको। जब आप इसको अमेंड करें तो इसको 23 पे ना लेके जाओ, 24 पे लेके जाओ। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से वापस लेके चलता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको वापस एक स्टेप अदा करता हूँ। ड्राफ्ट में इस फॉर्म को पहले मैं डिलीट कर दूँ। सर यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ओपन करना है, ठीक है, आई एम ओपनिंग इट। तो यहाँ पे फिर मुझे टैक्स ईयर 23 नहीं लिखना चाहिए, मुझे टैक्स ईयर 2024 लिखना चाहिए। यानी कि मैं तो इसके बाद इस पीरियड में आ रहा हूँ, आई होप आप पॉइंट को पिक कर रहे होंगे। अब देखो 24 लिखा है टैक्स ईयर, उसने स्टार्ट आपका कहाँ से किया है, यहाँ से, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया, कंटिन्यू किया, सर ये आपके सामने दोबारा से ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोड हो रहा है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको नहीं छेड़ते होते, इसको नहीं छेड़ते होते, हम डायरेक्ट जंप करते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है। जब बिजनेस के ऊपर क्लिक किया तो हमने दोबारा से यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, तो बिजनेस का नेम है वही असलम, लिख लिया। ये बिजनेस कब से आपने एक्वायर किया या कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो क्योंकि मैंने 24 में आ रहा हूँ तो मैं इसको स्टार्ट यही करूंगा। मैक्सिमम कब बैकवर्ड कितना जा सकता हूँ, मैं जुलाई में जा सकता हूँ, मुझे जुलाई से शो कर लेना चाहिए। लेकिन इससे इससे बैक गया तो फिर मैं टैक्स ईयर 23 में चला जाऊंगा, मुझे 23 में नहीं जाना, ठीक है। आप नहीं सर ये बिजनेस में कर ही आज की डेट से रहा हूँ, मैं 1 जुलाई से नहीं कर रहा हूँ, मैं कहूंगा सर आप इसको आज की डेट लिख लो, ठीक है, आज की डेट ये वाली बनती है, ठीक है, जुलाई नहीं है सॉरी, अक्टूबर, अक्टूबर की आज की लिख लो, ठीक है। चॉइस इज योर्स, जो भी आप उस पर क्लिक कर लें, ठीक है। कैपेसिटी, आप लोग सर मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपको पता भी होगा कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है उसके ये चंद फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं कि उसमें वन मैन कैपिटल, एक बंदा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टर होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है। ऑटोनॉमी, वो उस बिजनेस का बादशाह होता है, अपनी मर्जी के फैसले लेता है कि कब उसने बिजनेस करना है, कब नहीं करना, कौन से 2 घंटे उसने काम करना है। जैसे आपके कोई डिफरेंट, आपको पता है मोहल्ले में कोई डिफरेंट जगहों पे, यार हमने ये चने बेचने हैं तो इतने टाइम में बेचने हैं, ठीक है, तो वो उनकी इतना रश लगा होता है, डिमांड बनाई होती है, यानी कि वो अपने फैसलों में आजाद होते हैं, ऑटोनॉमी होती है उनके पास, ऑटोनॉमी कहते हैं फैसलों में आजाद होते हैं। वही एक ही बंदा होता है, वैसे तो उसके साथ मुलाजिम जितने मर्जी हों, लेकिन जो कारोबार का करता धरता है वो सिंगल ओनर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे, ये किसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर नहीं करता, ठीक है। ये कहता है जो कुछ है वो मेरा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो इन्वेस्टर अकेला है, बिजनेस की हेडेक उसकी है, तो अपना प्रॉफिट उठा के किसको देगा, किसी को भी नहीं देगा, वो सिर्फ उठा के अपने घर वालों को या घरवाली को या अपने पेरेंट्स को देगा, और दूसरे बंदे को तो वो कुछ समझेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इस बंदे की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे
कि आप लोग मुझे बोलते हो कि सर हमने आपसे खाना खाना है, आप में से कोई बंदा मेरे पास ऑफिस आ गया, मैंने कहा यार देखो आप भाई हो, मेरा आपसे बड़ा ताल्लुक है, अच्छा लेकिन मेरे पास 5,000 रुपया है, आप वहां पे मुझे ले चलो जहां से मैं आपका 5,000 का खाना खिला सकूं। तो मैंने अपने बजट को लिमिटेड कर दिया, मैंने कहा कि मेरा जो बजट है वो लिमिटेड है, कहाँ तक, 5,000 तक। बिल्कुल इस तरह से कि जब मैंने कारोबार के अंदर पैसे लगाता हूँ, तो जो कारोबार, जो दुकान, एक खोखा कोई चीज में खोल के बैठा हुआ हूँ, उस कारोबार के अंदर जो मैंने पैसे लगाए, ठीक है, ऊपर से खुदा ना खासा कोविड आ गया, चीजें मेरी बिक नहीं रही, मुझे किराए पे किराया देना पड़ रहा है, किराए पे किराया देना पड़ रहा है, एक वक्त आएगा कि मेरी जेब खाली हो जाएगी और किराएदार, वो जो मालिक है, वो कहेगा यार आपका 4 महीने का किराया ड्यू हो गया, आपने नहीं दिया। मैं उसको ये बदमाशी नहीं कर सकता कि यार मैं किराया नहीं दे रहा, जाओ जो करना है कर लो। वो क्या करेगा, वो आके मेरी चीजें जो पड़ी होगी वो तो उठाएगा ही उठाएगा। चीजें मेरी पड़ी थी 20,000 रुपए की और मैंने किराया उसका देना 2 लाख रुपए, वो 20,000 की सबसे पहले चीजें उठाएगा। फिर वो मेरे घर आएगा, मेरे साथ वो कहेगा, बदतमीजी भी करेगा, वो मेरे से वो बाकी जो पैसे हैं वो भी मेरे से रिकवर करेगा। यानी कि वो मेरी जाती चीजों को भी उठा लेगा। कारोबार तो रहा एक साइड पे, जो उसमें पैसे ये चीजें लगी हुई थी, यानी कि वो जाती तौर पर मुझे पकड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा 5,000 तक आप खाना खा सकते हो, तो बिल्कुल उस तरह से इधर वो, मैं ये नहीं उसको कह सकता जो कारोबार में लगाया हुआ था मैं तो उस तक जिम्मेदार था, ये नहीं। वो कहेगा भाई जो कुछ भी तुम्हारे पास है आपको हर एक चीज अपनी बेच के मुझे रेंट दी चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा कारोबार नहीं चला, वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है, मुझे तो आप काइंडली पैसे दीजिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी में ये होता है, इसकी कंपनी की मिसाल दूंगा, कंपनी में जो पैसे आपने कंपनी के शेयर्स में डाले होते हैं, हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो अगर कंपनी नुकसान में चली जाए तो हम कहते हैं सॉरी सर, कोई बंदा हमारे पास आया, हम कहते हैं सॉरी सर, माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैज मेड इन द शेयर, यानी कि मैं जिम्मेदार हूँ उस रकम तक जो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। अब क्योंकि कंपनी नुकसान में चली गई है तो आप मुंह उठा के मेरे पास क्यों आ गए। यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है जिसमें आपको जाती तौर पे नहीं पूछा जा सकता, आपकी गाड़ी नहीं छीनी जा सकती, आपका मोबाइल नहीं छीना जा सकता, आपका घर बेच के पैसे आपको किसी को नहीं देने, यानी कि जाती तौर पे आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सोल प्रोप्राइटर में आप जाती तौर पे जिम्मेदार हो जाते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। आपने सर अभी तो आप कह रहे हैं कैंटीन बनाओ ये करो, मैं कहूँगा सर आप जो है ना छोड़ें इस चीज को, ठीक है, मतलब आप ना खुलवाएं। अगर आप नहीं वो एनटीएन वगैरह लेते तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। कारोबार तो फिर भी देखे कितने लोग रजिस्टर्ड है सोल प्रोप्राइटर, हर सोल प्रोप्राइटर तो रजिस्टर्ड नहीं होता, वही सिर्फ रजिस्टर्ड होता है जिसने बैंक अकाउंट खुलवाना है। जैसे ये साहब किसी को धोखा देने के लिए, धोखा देने मैं नहीं कहता, ये साहब किसी को खुश करने के लिए या किसी के नजर में अपना इमेज बनाने के लिए एम्प्टी इंटरप्राइज आके बैठे हुए हैं। और बैंक अकाउंट भी जब भी किसी को बोलते होंगे कि मुझे पेमेंट एम्प्टी इंटरप्राइजेज में दो, अगला बंदा सोचता होगा कि यार पता नहीं इसने कौन सा कारोबार रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि पता नहीं कंपनी के तौर पे रन कर रहा है, पार्टनरशिप करके बैठा हुआ है, क्या करके बैठा हुआ है, उसमें लीगल स्टेटस का अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे ऑनर, ठीक है, ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रखा हुआ है, यहाँ पे बेनामी शनामी ये लैसी फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं है, हम ऑनर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, जब हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपने एक प्रिंसिपल एक्टिविटी पे चेक मार्क करना है। प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होती है, वो काम जो आप करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मिल्क शॉप वाला है, तो यहाँ पे मुझे उसका ढूंढना है कि यार ये अच्छा किससे काम कर, यहाँ पे वैसे मैं मिल्क ढूंढूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे वो इसके रेलिवेंट मुझे चीज ढूंढनी है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। मिसाल तो मैं कहता हूँ मैं वकील हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज, यार मैं लीगल का काम करता हूँ, या मैं एजुकेशन का काम करता हूँ, या मैं प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ, या मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखना है। जो ही मैं लिखूंगा पाकिस्तान में जितने लीगल काम है सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। पहले तो आप एक इस चीज पे गौर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 102, एजुकेशन के मतलब आपके दो किस्म के यहाँ पे पेजेस हैं, दो किस्म के पेजेस से बात ये, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज हैं या इतनी चीजें हैं, ये देखो दो पेजेस पे आ रही हैं, ये सेकंड पेज पे है तो एक एक्टिविटी है और इस पे ये है, यानी कि इनमें से कौन सा मेरा काम है मैं उस पर क्लिक करूँ। क्या मैं कोई एजुकेशन वो बंदा हूँ जो हायर एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड है, क्या मैं कोई स्पोर्ट्स वाला कोई एजुकेशन देता हूँ, कोई कल्चरल एजुकेशन देता हूँ, क्या कोई सेकेंडरी एजुकेशन देता हूँ, तो यहाँ से मुझे जो वाली एजुकेशन मैं दे रहा हूँ मुझे उसको ऑप्ट करना है। आपके साथ पीछे तो आपने मिल्क शॉप लिखा है, ये ठीक है, मिल्क शॉप लिखा है, उसको मैं ढूंढ लूंगा एक मिसाल के तौर पे कि वो किस कैटेगरी में आता है। यहाँ पे अगर मैं इस चीज को उड़ा के लिखूँ ना तो ये 64 पेजेस अब इन्होंने कर दिए हैं, पहले 63 होते, 64 पेजेस हैं और हर पेज के अंदर तकरीबन 8 के 9 एक्टिविटीज हैं
अब ये देखो, सबसे पहले इन्होंने माइनिंग वाले रखे हुए हैं, फिर माइनिंग पे जाओगे मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा आपका इसमें। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई फ्रेशर फिक्सचर वाले भी आएंगे, एजुकेशन वाले भी आएंगे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो पाकिस्तान बिजनेस हो सकता है वो यहाँ पे ना हो। हर आपको बिजनेस मिलेगा। आप कहते हैं सर मेरा तो काम टैक्स का है मिसाल के तौर पे, मैं कहूंगा सर मेरे प्यारे कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे आप टैक्स लिखो, ठीक है। अगर टैक्स लिखा तो यहाँ पे आपको टैक्स की एक्टिविटी मिल गई कि यार ये वाली है। जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे वो उसने खुद बना दिया कि मेन सेक्शन ये बनता है, उसकी डिवीजन ये बनती है, ग्रुप ये बनता है, क्लास ये बनती है, मैंने नहीं लिखा। ये जो पीछे आपने एक्विजिशन डेट लिखी है उसी को दोबारा यहाँ पे स्टार्ट डेट के तौर पे लिख दो। मैंने ओके किया, ये देखें यहाँ पे ये चीजें ये लिखी गई, ये मैं पहले लिख गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे मिसाल के तौर में इसको असलम टैक्स एडवाइजर ये कर दिया, ठीक है। जब कर दिया सर ये वाला असलम टैक्स एडवाइजर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, असलम पे चले गए। असलम को यहाँ पे बिजनेस लिखा गया, ठीक है। जब लिखा गया, अच्छा ये देखिए जिस बंदे ने ये रजिस्टर किया है ना, इसको बनामी शनामी डाला हुआ है, ये भी इसने गलत किया हुआ है जिस बंदे ने भी इसको रजिस्टर किया है। तो ये नहीं होना चाहिए था, ऑनर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम गए तो अब ये देखिए, जब इस बिजनेस पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे ये बिजनेस एक्टिविटीज भी शो होती हैं, बिजनेस प्रॉपर्टीज भी शो होती हैं कि ये बिजनेस कहाँ पे किया जा रहा है, कारोबार क्या किया जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो मैंने ऐड किया है असलम वाले पे, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज तो शो होती है लेकिन यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी ये ऐड नहीं होती, ठीक है। और यही चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती, जिस पर लगे रहते हैं। जब मैं मिसाल का भी इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा ना तो ये मेरा सबमिट नहीं होगा। पता है क्या ऑप्शन आएगी, ये चीज आप भी नोट कर लें। जब मैं इसको लेट्स सपोज कैसे सबमिट करने की कोशिश करूंगा, ये देखिएगा। अच्छा, पहले तो मुझे ना एक बात याद रख लें कि ये करने के बाद ना कुछ भी नहीं करना, अटैचमेंट में आके एक तो मुझे अटैच करना है रेंटल एग्रीमेंट, और 3 माह से पुराना ना हो एक बिजली का बिल। लेकिन ये खानापुरी है, एफबीआर इसको देखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कोई खाली पेज भी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे तो लग जाएगा। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कीजिए, यहाँ फिर ऐड पे क्लिक कीजिए, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपकी फाइल है, ठीक है। फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। मैं अभी देखे मैंने एक लेक्चर का एक वो स्लाइड्स लगा दिए हैं, फिर यहाँ पे गए मैंने दोबारा भी वही वाली चीज लगा दी, ठीक है। जब लगा दी ओके किया, ठीक है। अब मैं जब सबमिट करूंगा ना तो एक एरर आएगी जो मैं एड्रेस की वजह से आएगी, ठीक है। ये देखिए ये क्या आ रहा है, रेजिडेंस हेड ऑफिस बिजनेस एड्रेस इन प्रॉपर्टी टैब मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन। आप क्या करते हो, भाग के प्रॉपर्टी टैब पे आते हो, आप कहते हो यार ये एड्रेस तो लिखा हुआ है, यार ये क्या मसला आ रहा है। आप मुझे फोन करोगे सर ये पता नहीं क्या इशू हो गया है, मेरा देखिए एड्रेस प्रॉपर्टी टैब में लिखा हुआ है। ये वजह क्या होती है कि बिजनेस के टैब के अंदर ये जो आपका बिजनेस है, ठीक है, इसके सामने आपने ये यहाँ पे बिजनेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई ऐड होने की ऑप्शन भी नहीं है। तो इसको ऐड कैसे करें, फिर यहाँ पे ये सामने लिंक बिजनेस एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। वो कहता है कि आपने 3 किस्म के एड्रेस यहाँ पे मुझे दे रखे हैं जो कि प्रॉपर्टी की टैब में आ रहा है। क्या ये कारोबार जो भी असलम टैक्स एडवाइजर वाला है इन्हीं ऑफिस में से किसी ऑफिस में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो। अगर मैं इन्हीं ऑफिस में से किसी ऑफिस में कर रहा हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा। अगर इन ऑफिस में से किसी ऑफिस में नहीं कर रहा, कहीं और कर रहा हूँ, तो मैं फिर ऐड अदर प्रॉपर्टी कर दूंगा। ऐड अदर प्रॉपर्टी वैसी होगी जैसे हम एनटीएन के वो केस में हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने रजिस्टर किया था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, वो मेजरमेंट का पैमाना क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हाउस नंबर फला है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कम्प्लेक्स फला, ये चीज मैंने समझाई हुई है मेरा ख्याल लास्ट क्लास में। अगर आप उसको रिविजिट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिटी कौन सी है, इस्लामाबाद है लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या ऑनर लिख दिया, मिसाल तो अभी प्रॉपर्टी इसकी अपनी है, इसमें शेयर किया 100% इसका अपना है, ओके किया। ये प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका ही है। यहाँ भी ये देखो इस प्रॉपर्टी को मैंने सेलेक्ट किया, ये बिजनेस यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि किसी पहले वाली जगह पे ये बिजनेस किया जा रहा हो, आई कैन सेलेक्ट दिस। जब ये मैंने कर लिया तो ये देखो अब यहाँ पे ये देखो बिजनेस का एड्रेस ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर वो हो गलत हो गया मिसाल के तौर पर तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा से आप इसको दोबारा भी डाल सकते हो। यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे लिंक बिजनेस एड्रेस से आप ये चीज कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा इस तरह करके जब आप सबमिट करेंगे तो अभी मैं इस बंदे का आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसकी प्रोफाइल में शो होगा, इसको देखने का क्या तरीका होगा। यहाँ पे हम चलते हैं एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। ये भी 2 बिजनेस, तीसरा मैंने सबमिट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बंदे का है नहीं, तो मैं खामखा ये पंगा नहीं लेना चाह रहा कि मैं तंग करूँ। जब हम इंशाल्लाह आपको पोर्टल देंगे तब आप ये चीज़ मजे से कीजिएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे हम गए, ठीक है। जब यहाँ पे हम गए इसके अंदर टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पे आपने आके
CNHC लिखा, उस बंदे के CNHC के ऊपर ये रजिस्टर्ड करना है, मैंने W8VKGI लिख दिया, वेरीफाई किया। ये देखिए सर, मोहतरम सर, ये एमटी इंटरप्राइजेज, ठीक है, इसकी ये जगह, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इशू आ रहा है, शायद आपने नोटिस किया कि नहीं किया, इसका यहाँ पे एड्रेस अभी नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। तो मैं इसको एड्रेस को भी इसके डाल देता हूँ, और क्या हम इसको डालने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, इस बिजनेस को। इसको डिलीट करने की वजह यह है कि श्योर, इसकी वजह यह है कि ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम इस बंदे का एड्रेस डालते हैं, क्योंकि एड्रेस शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं शो हो रहा, ये शो होना चाहिए। इस चीज़ को हम एक और तरीके से भी कैटर कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ साथ लगे आके, ठीक है। फिर ये चीज़, उसके बाद आपने सिंपल सबमिट करना है, आपका प्रोफाइल में शो हो जाएगा। अभी एड्रेस के सिलसिले में इसको हम दोबारा देख लेते हैं। खैर, अच्छा, मैनेज प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये बिजनेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, इसके दो बिजनेस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे, ठीक है। एड्रेस तो इस बंदे का डला हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला, ये दो बिजनेस आ रहे हैं। तीसरा बिजनेस ऐड करना हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ये बिजनेस का नाम, उसकी कैपेसिटी, एक्विजिशन डेट, यहाँ पे फिर क्लिक करके बिजनेस की एक्टिविटीज क्या है, वही वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे फिर उसका एड्रेस क्या है वो डाल के यहाँ पे उसको डाला जा सकता है। दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है सर। जी साजिद, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम एंड पे क्वेश्चन आंसर रखते हैं, ठीक है सर। एक ही ऑफिस में की है जी। अब्दुल्ला हबीब साहब, अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो आप मल्टीपल बिजनेसेस एक ऑफिस में कर सकते हो, ठीक है। इवन के आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में भी अभी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है वर्चुअल एड्रेस का, ठीक है। हम क्या करते हैं, मुझे मिसाल के तौर पे एक बंदा बांग्लादेश से मुझे अप्रोच करता है, वो कहता है सर पाकिस्तान में कंपनी खुलवानी है, वैसे ऐसे हालात हैं तो नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे उसने कहा ऑफिस, वो कंपनी खुलानी है। मैंने कहा सर मैं खोल दूंगा। उन्होंने कहा सर बात यह है कि हमारा वहाँ पे ऑफिस नहीं है, लेकिन कंपनी खुलवानी है। मैंने कहा ठीक है सर, आप खुलवा लीजिए, तो मुझे आप बताइए कि एड्रेस वगैरह नहीं है तो मैं कैसे खोलूँ। उन्होंने कहा सर ये आपका हैडिक है। मैंने कहा कि मैं अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दूँ। उसने कहा सर इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिए। मैं कहूँगा कि यार आपकी कोई ईमेल वगैरह आएगी, कोई डाक आएगी, मैं आपको ना स्कैन करके भेज दिया करूंगा, तो मैं इस चीज़ के पैसे लूंगा। और उसने कहा ठीक है सर, आप ले लीजिएगा। तो इस तरह वर्चुअल एड्रेस भी लोग सेल कर रहे होते हैं, और ये अमेरिका में तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। और मेरा एक ही एड्रेस है, मैं 20 किस्म के क्लाइंट्स को डील करता हूँ, तो मैं 20 क्लाइंटों को बेचूंगा। मेरी यहाँ पे डाक वाक भी आती रहेंगी मेरे क्लाइंटों की, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ भी आप बिजनेस को ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। अच्छा, डिलीट भी, एक मिनट, ये देखें, डिलीट भी किया जा सकता है। एक बटन दबाने से बिजनेस डिलीट हो जाएगा। और मैं डिलीट पे डाल जाऊंगा तो कहेगा कब से डिलीट करना जा रहे हो, मुझे एंड डेट बताओ, तो डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आपने सर इसका बिजनेस का नाम एडिट करना तो हो सकता है, मैं कहूँगा हाँ, यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करो, किसी एग्जिस्टिंग नाम को यहाँ पे चेंज कर दो। मिसाल के तौर पर वही व्हाट्सएवर, ठीक है, जो भी आपका नाम है लिख के इसको यहाँ पे ओके करोगे तो बिजनेस का नाम भी चेंज हो जाएगा। लिखना, मैं देखना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक साहब क्वेश्चन कर रहे थे दरमियान में, वो जरूरी भी है, बता ही देता हूँ। उन्होंने कहा सर मेरे पास ये जो लॉगिन है मेरा, ये जिस पे आप काम कर रहे हैं, मैं ये भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता, मैं फॉरगेट करना चाहता हूँ ये जो लॉगिन है। वैसे ये रिटर्न के साथ मैं बताता होता हूँ, लेकिन यहीं पे हम कहते हैं। उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप फॉरगेट पे क्लिक कीजिए। उसने कहा सर ठीक है, लेकिन मुझे तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल भी नहीं पता। मैंने कहा, उसको बोला, मैंने कहा भाई देखो जिस तरह से ये आपने अभी टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी की है ना, उसने कहा जी जी की है। मैंने कहा आपका एक क्लाइंट है मोहम्मद अरफान, जिसका आप लॉगिन भूल चुके हैं, ठीक है। और अरफान साहब को भी नहीं पता कि मेरा ईमेल और पासवर्ड वो कौन सा सेल नंबर है FBI के पास, क्योंकि रिकवरी के लिए या आपको एक ईमेल चाहिए होता है, एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, दोनों चाहिए होते हैं, और वो वाले चाहिए होते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब मैं फेसबुक अकाउंट बनाता हूँ, तो जब मैं फेसबुक का लॉगिन भूल जाऊँ तो मुझे अगर उसको रिकवर करना हो तो मुझे वो ईमेल और वो मोबाइल नंबर तक एक्सेस चाहिए होती है, जिसके जरिए मैंने अकाउंट क्रिएट किया होता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लॉगिन भूल चुका हूँ तो मुझे ये दोनों मोबाइल एंड ईमेल चाहिए। अच्छा, अगर चाहिए, मेरे क्लाइंट को पता ही नहीं, तो मैं टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी करके उसको बोलूंगा सर आपका एक ईमेल ऐसा है जो स्टार्ट यहाँ से होता है, बीच में ये चीज आती है, एंड पे ये आता है, आप बताइए ये आपका ईमेल है।
अगर उसका अपना हुआ तो 1 मिनट बोलेगा जी सर मेरा ईमेल है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे ठीक है जबरदस्त सर, ईमेल का हो गया मसला हल। हमने कहा सर ये सेल नंबर बताइए, ये यहाँ से शुरू होता है, मिड में ये, एंड पे ये है। उसने कहा जी सर मेरा है। मैंने कहा सर मसला ही हल है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको करके दिखाऊं और आपने फॉरवर्ड करना हो, मैं आपको अपना ही करके दिखा देता हूँ। तो हम कहेंगे सर हम फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद उस बंदे का यहाँ पे हम CNC नंबर जब लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ईमेल लिखते हैं। उस बंदे ने कंप्लीट उसने बताना है, डैशेज वाला नहीं हम लिखेंगे। हम उस बंदे को पूछ लेंगे कि आपका, उसने कहा जी मेरा है। हमने कहा इसका पूरा हमें ईमेल और पूरा मोबाइल नंबर बता दीजिए। उसने बता दिया। हमने यहाँ पे अपना वो नेटवर्क लिखा। नेटवर्क लिखने के बाद जो भी मेरा नंबर है, ठीक है, वो भी मैं नंबर जानबूझ के नहीं डालना चाह रहा। तो नंबर डाल के जब मैं कैप्चा कोड यहाँ पे डालूंगा ये वाला, ठीक है, और सबमिट करूंगा, तो मुझे मेरे एक ईमेल पे और एक मोबाइल पे कोड आएगा और वो मैं रिकवर कर लूंगा। यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है सर मेरा तो इस ईमेल पे या इस मोबाइल नंबर पे मेरी एक्सेस ही नहीं है। मैं कहूँगा सर सॉरी, अब आपको FBI के ऑफिस चक्कर लगाना पड़ेगा। आप अपने FBI के ऑफिस जाइए, अपने ओरिजिनल ID कार्ड के साथ एक कॉपी साथ करवा के ले जाना, तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं कि वो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये लेते हैं और वो क्या करते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। पहले तो क्लाइंट को थोड़ा सा डराएं, उसको कहें कि आप खुद विजिट करें, टाइम निकालें, ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा काम लंबा भी लगे और क्लाइंट को लगे कि यार मुझे आना जाना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ऑल दैट, तो आप उसको कहें कि सर आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका काम करवा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक वगैरह पे सर्च करेंगे तो डिफरेंट किस्म के लोग मिल जाते हैं, ठीक है, जो ये मोबाइल नंबर एंड ईमेल रीसेट कर देते हैं, ठीक है। जब आपके वो FBI की डाटाबेस पे बैक एंड पे अगर वो रीसेट कर देते हैं तो देन क्या होता है कि हम उसको फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ये रिकॉर्डिंग में आपको चीज बता रहा हूँ, लेकिन ये हो रही है तो भाई हो रही है, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए FBI ने कुछ अर्सा पहले मैकेनिज्म भी बनाया। पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान में कहीं सा भी वो होता था, कहीं का भी वो होता था अपना केस, तो वो कोई भी बंदा कर लेता था जो FBI के अंदर का था। लेकिन अब जो कराची के केस है वो सिर्फ कराची का बंदा ही उसको ये फॉरवर्ड कर सकता है या रीसेट कर सकता है मोबाइल को। और जो इस्लामाबाद का बंदा होगा, जैसे इस्लामाबाद का केस होगा, उसको इस्लामाबाद का करेगा। आप कहें सर क्या मतलब है? मैं कहूंगा अगर मेरा RTO मिसाल के तौर पे इस बंदे का RTO देखो इस्लामाबाद है, तो इस बंदे का अगर रीसेट करवाना हुआ तो एक ऐसा बंदा कर सकता है जो RTO इस्लामाबाद का कोई इंटरनल कोई बंदा होगा, स्टाफ होगा, या किसी ऐसे बंदे के साथ आपका लिंक होगा जो अंदर के स्टाफ के साथ जिसका लिंक है। तो वो बंदा आपका ये फॉरवर्ड करके, फॉरवर्ड सुना दिए कि वो ये दो अपडेट कर देगा, ये दोनों चीजें, और आप फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात भी मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये कंसल्टेंट जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं मैविश, ये होता है कंसल्टेंट की हरकत। मैंने मोस्टली, सॉरी टू से, आई एम आल्सो लॉयर, आप भी लॉयर हैं, तो ये वकीलों की हरकत मोस्टली मैंने देखी है कि वकील साहबान ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हरकत करनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट का डाटा यूज करना चाहिए। मुझे 1 मिनट में क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे मेरा क्रेडेंशियल दे दीजिए, तो मैं इंतजार नहीं करता, मैं कहता हूँ सर ये लीजिए क्रेडेंशियल, आप अपना क्या कहते हैं, वो नॉर्मली ये होता है कि क्लाइंट अगर किसी ने बदलना होता है तो उसको क्रेडेंशियल का बड़ा वो टेंशन होती है। तो वकील फिर क्रेडेंशियल दबा के रखता है, वो कहता है यही चीज है जिसके बगैर आप कुछ कहीं भी नहीं जा सकते, आप जो है ना वो मेरे पीछे पीछे लगे रहो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल दिया, आप ये पैसे वैसे दे के इसको रिसेट करवा लिया, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो आपका ऐसा काम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो जब मैं ये कर दूंगा तो आपको मैंने बता दिया कि मेरा ये, अच्छा, इस एक टेस्ट पर प्रोफाइल इंक्वायरी से आपको पता है क्या क्या पता चलता है? नंबर 1 पे आपको ये भी चीज पता चल जाती है, ठीक है। आपको आपके बिजनेसेस भी पता चल जाते हैं, ठीक है। इस टेस्ट पर प्रोफाइल इंक्वायरी से आपको RTO भी पता चल जाता है, ठीक है। इनफिनिक्स हॉट 11, मेहरबानी आपकी, अगर आप नींद से बेदार हो जाएं तो अलर्ट होके बैठ जाएं थोड़ी देर। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं मुझे जी आप NTN प्रोवाइड कीजिए 7 डिजिट वाला। तो ऐसे बंदे को फिर हम ये वाला प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे तो मैंने आपको लॉ में दिखाया कि 2015 के बाद आपका CNAC ही आपका NTN है, लेकिन आपका ये वाला जो NTN है 7 डिजिट वाला, ठीक है, ये भी अगर किसी बंदे का आपको निकालना हो, इस इवन की एक नॉर्मल अरफान साहब का जो एक इंडिविजुअल है उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है AR साहब, ऐसा कोई तरीका लॉ के अंदर मौजूद नहीं है सर, ठीक है। अच्छा जी। अब आपको ये फॉरवर्ड वाला भी तरीका आई होप समझ आ गया है, बिजनेस ऐड करने वाला भी तरीका समझ आ गया है, थोड़ी सी टैक्स ईयर की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के क्वेश्चंस को लेना पसंद करूंगा जी, प्लीज।
सर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपने इसमें सोल प्रोप्राइटर का तो बता दिया कि जी बिजनेसेस ऐड होंगे, लेकिन जी आप मुझे बताएं कि अगर और कंपनी बिजनेस है तो वो भी इसी तरह ऐड होंगे या उनका कोई सेपरेट सर, तरीका है? सर पहली बात तो यह है कि इसको आप कंपनी का लफ्ज बोलना मकरूह है, ठीक है, मकरूह भी नहीं है, हराम है, ठीक है। यहाँ पे तो कंपनी के लिए हम जब एससीसीपी को देखेंगे, एससीसीपी के पोर्टल पे जाएंगे, तो वहां पे मैं आपको स्टेप टू स्टेप कंपनी बनानी सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सर जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये समझे कि इसको कभी आप कंपनी कहें, बड़े सारे लोग, मैं कहता हूँ कि इवन के कई मुखला साहबान जिसको कंपनी बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये पढ़े लिखे लोग भी इसको कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कंपनी हम नहीं कह सकते, दिस इज नॉट अ कंपनी, ठीक है। ये कंपनी तो वो होती है जिसकी अलग अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, तो कंपनी को हम अलग देखेंगे, ठीक नहीं, आई टोटली एग्री, ये सोल है। प्रोप्राइटर है कंपनी, मैं इसको कह नहीं रहा, मैं सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आप उसको अपनी बिजनेस इनकम के तौर पे शो करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से इनकम आएंगी। जी आप कौन सी इनकम का इसके अलावा सोच रहे हैं सर? सर अदर इनकम, जैसा अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई पार्टनरशिप भी है मेरे पास और कोई कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम भी है वो। सर जब हम पोर्टल पे जाएंगे ना सर, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, मैं अभी लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। जब हम ये देखिए, रिटर्न की दो किस्में होती हैं, एफबीआर कहता है कि दो किस्म की रिटर्न होती हैं। एफबीआर ने कहा एक रिटर्न को कहते हैं नॉर्मल रिटर्न, और एक को बोलते हैं सैलरी रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न कहते हैं बिजनेस रिटर्न को, सैलरी वाली को मतलब सैलरी पे काम करता है उसको सैलरी रिटर्न बोलते हैं। बाद में लॉ में थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस करेंगे। जब मैंने नॉर्मल करते हैं सोल पर प्लेटर के, जब नॉर्मल पे मैंने क्लिक किया, तो सर ये देखिए मिसाल के तौर पर टैक्स की 2024 की आएगी, 23 की सबमिट होगी, ये भी ओपन नहीं होगी। चलो मैं इसको सबमिटेड को कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर ये देखिए, जब मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपकी सैलरी इनकम हो, आपकी सैलरी के अलावा आपकी कोई और इनकम हो, आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, कौन सी इनकम, प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है, आपकी सैलरी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, आपकी बिजनेस इनकम हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, फॉरेन इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम हो। इवन कि जब आप बिजनेस को खोलेंगे आप, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी हो उससे भी आ रही हो, अपना पार्टनरशिप से, ये अदर रेवेन्यू में जाके देखो, वो भी आ रही होती है। ये चीजें हमारी वैसे आगे की हैं, जो आप इसको जल्दी पूछना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। एक्टिव नॉन एक्टिव यहाँ से पता नहीं चलता, फैसल भवाने साहब, मैं आपको एक्टिव नॉन एक्टिव को चेक करने का तरीका बता दूं, ठीक है। सही, अच्छा इससे पहले एक और सवाल है, पहले इसको देख लें, थोड़ा सा। यार कहते हैं सर क्या हम नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। सईद इरफान साहब कहते हैं, सर वी ऐड टू और मोर बिजनेसेस देन व्हाइल फाइलिंग एनुअल रिटर्न, शुड वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली, और शुड, जी सेपरेटली सेपरेटली आप बनाएंगे, फिर उनको कंसोलिडेट कर लेंगे, ठीक है। सर लेक्चर की वीडियो अपलोड हो गई, जी सारी बात अपलोड हो गई, ठीक है। एंटीएन वेरिफिकेशन से पता चल रहा है, नहीं सर, एंटीएन वेरिफिकेशन से आपके एक्टिव इनएक्टिव का पता नहीं चलता, कहाँ से पता चलता है? यही वेरिफिकेशन पे दोबारा मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त ये नजर आ रहा होगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आके अगर आपने किसी बंदे को चेक करना हो, तो उस बंदे का एनपीएन वगैरह या सीएनएस नंबर लिखते हैं, लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं किसी और का लिखता हूँ, यहाँ पे उस बंदे का एनटीएन लिख दिया, या सीएनएससी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे सीएनएससी लिखोगे तो इधर सीएनएससी आएगा, यहाँ एनटीएन लिखोगे तो यहाँ एनटीएन आएगा, ठीक। आज इस बंदे को देखा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे सवाल आपका एक अहम होना चाहिए कि सर इसके साथ डेट क्यों पूछी जा रही है। हो सकता है एक बंदा जो कल कल नॉन फाइलर था, जिसने कल नॉन फाइलर भी नहीं, आप एक्टिव इनएक्टिव बोलते हैं, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उस बंदे ने अगर आज रिटर्न फाइल कर ली तो आज एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब उसको हम कल की गुजरे हुए दिन में देखेंगे तो वो इनएक्टिव ही आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखो, लेट्स सपोज इस बंदे का, ये बंदे को जब हम देखते हैं, मुख्तार अहमद साहब, ठीक है, तो इसका बिजनेस कोई नहीं रजिस्टर्ड है, ये एक्टिव आ रहा है, तो इसको एक्टिव देखने का ये तरीका है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, वहां से जो आप चेक करते हो वो धोखा है। टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी में एक्टिव तो लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन वो एक जाल है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा कि वहां से आपने नहीं देखना किसी बंदे को एक्टिव इनएक्टिव देखना हो, ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये भी कर सकते हैं, आप एटीएल लिखिए, एटीएल लिखिए, स्टेटस स्पेस लीजिए, एक स्पेस लेके आप अपना सीएनएससी नंबर लिखिए, सीएनएससी नंबर लिख के उसको 9966 पे सेंड कर दीजिए। जब आप सर सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। सर सॉरी, आपने क्या कहा, रिपीट करें था, धोखे वाली बात?
सिंपल जो वो मैंने प्रॉपर कहा तरीका ये वहां था। वहां से सर नहीं देखना, वहां से नहीं देखना। सर ठीक है, काइंडली ये बात जो है ना आपने बोली है ये रिपीट कर दो, मुझे भी समझ नहीं आई। मैंने आपको कहा किसी को एक्टिव नॉन एक्टिव चेक करना हो तो यहाँ से चेक करना, और कुछ भी नहीं। टैक्स पेयर प्रोफाइल में पहले से आपने किसी का आरटीओ चेक करना हो वो देखना, किसी बंदे का मोबाइल नंबर, ईमेल, पार्सल चेक करना हो वो देखना, किसी के बिजनेस चेक करने हो तो वो देखना। एक्टिव नॉन एक्टिव यहाँ से देखिए, ठीक है। ओके ओके। टैक्स ईयर कितने टाइप का होता है जी फैसल साहब, ये अलग ओके बात हो ओके गई। सर, थैंक यू, समझ आ गया। ओके If sole proprietor request activate after gap of 4 years, is possible edit or update or again new entry. If sole proprietor request active, असगर अली खान, शायद सर मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, काइंडली इसको आप बोल के बता दीजिए या रीटाइप कर दीजिए, उसी को कॉपी करके उसमें थोड़ा सा उसको बेहतर कर दीजिए कि मैं समझ। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा ना आप लोगों के इस तजस्सुस को खत्म करता हूँ। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक आज आपको स्टोरी बताते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम पढ़ते थे, एक कंसेप्ट होता था फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर। फाइलर वो जो फाइल लेके घूमते हैं, नॉन फाइलर जिसके पास फाइल नहीं होती वो नॉन फाइलर। ऐसा नहीं, फाइलर वो बंदा होता था जो बंदा अपना गोशवारा एफबीआर को सबमिट करता था, तो हम कहते थे कि इस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है। नॉन फाइलर वो बंदा जो अपना गोशवारा फाइल नहीं करता, ठीक है। अमर आपका पार्टिसिपेंट पे ध्यान नहीं है, ये जैसे इन्फिनिक्स ने माइक अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक यू शुड हैव टू डू द नीड। अच्छा, फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर। फाइलर वो बंदा जो रिटर्न फाइल करता है और नॉन फाइल जो ना फाइल नहीं करता, ठीक है। ये था पुराना कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसकी जगह पे एक नया कंसेप्ट आ गया, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि एक्टिव इन एटीएल वर्सेस इनएक्टिव इन एटीएल, ठीक है। यानी कि ये दो कंसेप्ट आप आपके लिए खत्म हो चुके हैं। मैं भी शायद कहीं बोल जाऊंगा या आप भी बोलेंगे, तो बाय लॉ आप कह लें कि मैं और आप गलत बोल रहे होंगे, हमें उसको नहीं बोलना चाहिए। ये अब हमारे लिए मजीद नहीं है, अब हमारे लिए ये है। आपने सर ये समझ आ रही है कि कोई एक एटीएल होगा, उसके अंदर या तो एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। सर ये थोड़ा सा पहले तो आप एटीएल का हमें बताइए कि व्हाट इज एटीएल, ठीक है। देन एक्टिव इनएक्टिव को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई बोर तो नहीं हो गया ना मेरे साथ? नहीं 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 सर, नहीं, कंटिन्यू। सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू करें। एक मिनट जी, मैं आपके साथ। मैं आपके कानून पे नहीं जा रहा, मैं आपके रूल्स पे जा रहा हूँ। इनकम टैक्स रूल्स 2002, ठीक है। इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, ये एक्टिव टैक्स में लिस्ट को डिफाइन करता है, लेकिन इसको मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, बढ़ा मैं सकता हूँ। मैं आपको इसको अपने अल्फाज में बयान कर दूँ, ठीक है। वो इसलिए ताकि आप बोर ना हो जाएं, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से जो लोग लॉ को पढ़ने में बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो वो साहबान लॉ पढ़ के मेरे से कहीं भी उनको इश्यू आए तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आई शैल बी देयर टू गाइड देम, ठीक है। जो भी बंदा हो, एक हो दो हो। वकास भाई म्यूट रखें अपने। अच्छा, वो मैं बता दूं, एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट एक डायरेक्टरी है, क्या है। अभी एक्टिव इनएक्टिव पे जाते हैं, पहले एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट को देख लें। इट इज अ डायरेक्टरी। आपको याद होगा जिस तरह से मोबाइल नंबर्स की डायरेक्टरी होती है, जो पिक्सल की डायरेक्टरी होती थी, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो। एक बुक होती थी, उसके अंदर एक एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर लिखे होते थे कि फलां एरिया के ये नंबर हैं, ये नंबर फलां फलां बंदे के घर लगा हुआ है, फलां ऑफिस में लगा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टरी समझो कि एक बुक है जिसके अंदर जो भी बंदा एंट्रियन बनाता है, इस डायरेक्टरी के अंदर उसका नाम डाल दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्टरी contains the name of persons who get
रजिस्टर्ड विद द एफबीआई। ठीक है, पहली बात समझ आ गई, एक डायरेक्टरी है। पॉइंट नंबर 2 है, ये है कि ये हर साल पब्लिश होती है। ठीक है जी, आवाज कम हो गई है किसी बंदे को, बाकी लोग को भी काइंडली कंफर्म कीजिए प्लीज। क्लियर आ रही है सर। जी सर, पहले थोड़ी कम हो गई थी, अब ठीक है। चले, थैंक यू। अच्छा जी, ये डायरेक्टरी है जिसमें उन लोग के नाम होंगे जो बंदा अपने आप को एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड करवा लेगा। ठीक है, ये डायरेक्टरी जो होती है ये हर साल पब्लिश की जाती है। लॉ कहता है इट इज पब्लिश्ड, जो भी मैंने आपको दिखाया भी था, अंडर रूल 81B। इट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर ऑन 1 मार्च। हर साल ये 1 मार्च को पब्लिश होती है। ये जो पब्लिश होती है इसके मतलब एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको एग्जांपल से इसी के आगे लिख देते हैं। डायरेक्टरी, या बल्कि डायरेक्टरी नहीं कहते, एटीएल फॉर द टैक्स ईयर 2023 shall be published in the tax year 2024। इस एग्जाम्पल को बताने का मकसद ये है कि एक साल की जो होती है एटीएल वो अगले साल आती है। इसका मतलब ये है कि 21 की एटीएल 22 में आएगी, 22 की 23 में आएगी, 23 की 24 में आएगी, 24 की 25 में आएगी। इसका मतलब ये है कि टैक्स ईयर 2023 की जो डायरेक्टरी होगी, इट शैल बी पब्लिश्ड ऑन फॉर द टैक्स ईयर, बल्कि ऐसे करते हैं, for the tax year 2023 ATL shall be published on 1 मार्च 2024। आई बिलीव आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि यार 2023 की ATL है वो 24 में 1 मार्च को पब्लिश होगी। ठीक है, पब्लिश होगी। इसका मतलब है कि ये 1 मार्च जो 2023 गुजरा है उसके ऊपर कौन सी एटीएल पब्लिश हुई होगी। ठीक है, उसकी पब्लिश हुई होगी 2023 के ऊपर 2022 की। इत्तेफाक करते हैं, जी सर, इत्तेफाक जी करते हैं आप लोग मेरे साथ। जी। अच्छा, अभी इसके अंदर एटीएल में होगा क्या, आपको मैंने बता दिया कि उन लोग के नाम होंगे जो लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आप कहेंगे सर फिर एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव क्या है। मैंने कहा मैं एक्टिव को एक पॉइंट में बताता हूँ और अगले पॉइंट को इनएक्टिव करके बताता हूँ। मैं आपको बताऊंगा जो एक्टिव है, इस एटीएल के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर उस बंदे के नाम को हाईलाइट कर दिया जाएगा, प्यारा सा कर दिया जाएगा हाईलाइट करके, ताकि उसका नाम चमकने लग जाए, एक्टिव हो जाए। फॉर द पर्सन हु गेट हिमसेल्फ, और हर सेल्फ भी कर लें, ठीक है, रजिस्टर्ड विद एफबीआई एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन, बल्कि ऑन विद इन ड्यू डेट। यानी कि एक बंदा जो रजिस्टर्ड होने के बाद अपनी रिटर्न को विद इन ड्यू डेट बाय लॉ, आप ऐसा ड्यू डेट्स क्या है इसको आगे हम देखते हैं, बस 1 मिनट का अमल करें। जब ड्यू डेट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के रिटर्न को सबमिट कर देगा तो उस बंदे का नाम एटीएल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर वो विद इन ड्यू डेट नहीं करता तो उसका नाम इस डायरेक्टरी में होगा, मैं कहूँगा होगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। यानी कि द पर्सन हु डोंट फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, यानी कि वो बंदा जो टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका नाम इनएक्टिव होगा, उसको येलो या हाईलाइट नहीं किया जाएगा। हाईलाइट हो गया तो हम कहेंगे एक्टिव है, हाईलाइट नहीं हुआ तो इनएक्टिव। ये मिसाल है, ये ना कि कल को कोई डायरेक्टरी बाजार जाए और डायरेक्टरी ढूंढे और डायरेक्टरी ना मिले और फिर आप कहें कि वैसे एफबीआई की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, या वहां से डाउनलोड करें, आप कहें यहाँ पे तो येलो नहीं हुआ, मुझे कॉल कर दें सर ये येलो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं समझाने क्या था। ठीक है, और इसमें बेसिकली नाम ही उसका होता है जिसका नाम एक्टिव होता है,
बाकी वरना किसी का नाम इनएक्टिव का नाम इस डायरेक्टरी के अंदर आता ही नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था, ठीक है। अब जो है ना, फिर बेसिकली एटीएल एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट है, ठीक है। तो ये सिर्फ इनको कैरी करेगी, इनको इनएक्टिव को कैरी नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? आप कहेंगे सर अगर ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या मेरा नाम नहीं डल सकता? मैं कहूँगा बिल्कुल डल सकता है। आपको जुर्माना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 180 अंडर सेक्शन 182A आपको पेनल्टी पे करनी होती है अगर आप टाइम के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप ड्यू डेट के अंदर ना भी फाइल करो। तब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की, ठीक है। क्या ड्यू डेट्स क्या है रिटर्न को फाइल करने की? अच्छा, 30 अक्टूबर 23। अच्छा, ड्यू डेट्स के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो अंडर सेक्शन 118 आपकी ड्यू डेट्स को बताया गया है, ठीक है, कि आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या है। वो कहता है अगर आप हो एक इंडिविजुअल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना एक पर्सन की डेफिनेशन बढ़ा दूं, सेक्शन 118 से भी पहले। कानून जो है ना, इसने एक डेफिनेशन दी है पर्सन की, ठीक है। पर्सन कौन होता है? पर्सन एक ऐसा बंदा होता है। आप कहें सर मैं पर्सन हूं, मैं कहूँगा पर्सन आप है नहीं, लेकिन आप पर्सन की डेफिनेशन में कवर है। आप कहें सर फिर मैं क्या हूँ, मुझे क्या बोलेंगे? मैं कहूँगा भाई, अगर आप अंडर सेक्शन 180 जाओगे ना, सॉरी सेक्शन 80 के अंदर जाओगे ना, तो पर्सन को डिफाइन किया गया। टैक्स जो लगता है या टैक्स का कानून है, ये बना गया पर्सन के लिए। पर्सन के अंदर दो किस्म के लोग हैं। पर्सन में कौन कौन सा पर्सन हो सकता है? नेचुरल पर्सन हो सकता है या फिर लीगल पर्सन हो सकता है, ठीक है। नेचुरल पर्सन में आप हैं या मैं हूं, जिसको इंडिविजुअल लॉ बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लीगल पर्सन है, जिसके अंदर कंपनी कवर्ड है, जिसके अंदर पार्टनरशिप कवर्ड है, जिसके अंदर इवन के गवर्नमेंट कवर्ड है, ठीक है। जब वो बोल दे कानून में कहीं भी ये टैक्स पर्सन पे लगेगा, तो आपने ये नहीं कहना कि ये टैक्स मेरे ऊपर लगेगा। आपने कहना अच्छा ये टैक्स कंपनी के ऊपर भी लगता है, ये टैक्स है पार्टनरशिप के ऊपर भी लगता है, ये मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी टैक्स लगता है, या ये वाला जो रिक्वायरमेंट है या ये वाला जो पॉइंट है, इन इन लोगों ने पूरा करना है। जब उसने इन सब लोगों को कवर करना होगा कानून में, तो वो पर्सन बोलेगा। जब उसने किसी इंसान की बात करनी होगी तो कानून इंडिविजुअल बोलेगा। जब उसने किसी कंपनी की बात करनी होगी तो कंपनी बोलेगा। तो ये बात भी आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं बस एक मिनट रुकिए। अच्छा, जब हम ड्यू डेट्स की बात करते हैं तो ड्यू डेट्स में हम क्या इंडिविजुअल है पर्सन के अंदर, ठीक है, क्या हम पार्टनरशिप है, क्या हम कंपनी है, ठीक है। कंपनी के अंदर वो फिर आगे दो पॉइंट बना लेता है, कहता है कंपनी के आगे क्या है, दो पॉइंट है। क्या आपका जो माली साल कंपनी का है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ दोबारा फाइनेंशियल ईयर कहता है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड कहाँ पे होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड कहाँ पे होता है? मैंने कहा भैया आप एक मिनट बस तो अमल कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग बिटवीन 1 जनवरी टू 30 जून, या फिर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ पे एंड होता है? बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। कहते हैं कंपनी का माली साल कहाँ पे एंड होता है? मैंने कहा यार अभी इसको छोड़ो, ये कम्प्लेक्स ना करो, बस इतना बता दो, पहले इसका बता दो। उसने कहा इसका तो यार आपको पता है 30 सितंबर होता है। मैंने कहा क्या 30 सितंबर होता है? कहता है अभी टैक्स ईयर 2023 गुजरा ना, ठीक है, तो वो 30 जून तक खत्म हो गया, लेकिन उसकी रिटर्न 30 सितंबर 2023 तक हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर पार्टनरशिप के लिए भी यही चीज है, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी यही चीज है। तो लेकिन कंपनी पे जब आए, उसने कहा कंपनी का मुझे बताओ, क्या कंपनी का टैक्स ईयर 1 जनवरी 2023 पे खत्म हुआ, या 30 जून 2023 पे खत्म हुआ, या इन
यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें से किसी डेट के दरमियान खत्म हुआ है या कहीं और खत्म हुआ है? मैंने कहा यार अगर इनके दरमियान हुआ तो फिर उसने कहा अगर इनके दरमियान हुआ तो आपकी डेट है 31 दिसंबर 2023। मैंने कहा अगर इनके दरमियान नहीं हुआ बल्कि ये खत्म हुआ मिसाल के तौर पे 1 जुलाई 2023 से लेके, ठीक है, ये कहाँ पे एंड हो रहा है? मैंने कहा ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों डेट्स के दरमियान में कहीं खत्म हो रहा है। फिर उसने कहा फिर आप अगले साल पे चले जाना, 30 सितंबर 2024, अगले साल पे। यानी कि मुझे फिर कितना टाइम मिल गया? 1.5 साल टाइम मिल गया। ठीक है, क्यों मिल गया? क्योंकि इस केस में वो कहता है कि इस केस में 6 माह इसलिए देता है कि आपका यहाँ तक मैक्सिमम एंड होगा, तो आपके पास 6 महीने दिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका टैक्स इनके दरमियान में कहीं आ रहा है तो देखो आपको 9 माह या उससे भी ज्यादा टाइम दिया जा रहा है जब आप काउंट करोगे। तो आई बिलीव आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो हम इसको रिविजिट भी कर लेंगे, लेकिन आप इसको जरूर लेक्चर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछिए। सर ये वाला मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है। चलो बस इस चीज को छोड़ दो, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई है, ये वाली। सर कंपनी वाला काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। बस ये सब में पढ़ाया ही नहीं है, ये इग्नोर, डिलीट। ठीक है, खत्म, अगली क्लास में पढ़ा दूँ। जी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्तव ये एम ए खान जो भी हैं, ठीक है, काइंडली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग पता है कि आप फाउंडेशन पे अगर काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फाउंडेशन के बगैर मैं नहीं चला सकता। ठीक है, ना कभी मेरा ये होता है कि मैं ऊपर ऊपर से बता दूं। अभी मैं चीज़ें, मुझे पर्सनली तौर पे ये लॉ में नहीं बढ़ा रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन मैं इतना कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा कि आपको लॉ में घुसा दूं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप याद रखिए कि चीजें आपको नहीं पता होगी, आपने किसी को बोलना होगा। अगर आप जो आप सोच रहे हैं ना पोर्टल समझाना, वो मेरा काम है, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लॉ को साथ देखने की कोशिश कीजिए या इन चीजों को समझिए, आपको फायदा होगा। ये प्रैक्टिस की तरफ ही लेके जाना है, तभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है, लेकिन आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उसके नीचे पिलर्स नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सर वो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी आपने बताया ये आप दोबारा रिविजिट करेंगे ना? नहीं, आप कहने के प्रैक्टिकल पे कब जाएंगे? आपका ये तो सवाल ही नहीं था, आप तो सवाल और कर रहे हैं। ठीक है नहीं नहीं, ये कंपनी और उसका जो फाइनेंशियल ईयर सर, एंडिंग बिटवीन सर फर्स्ट जितना मैंने जुलाई। पढ़ाया ना, बस आपके लिए अभी फिलहाल के लिए उतना है। ठीक है, आगे आप साथ साथ रहिए, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और ढेर सारी चीजें होंगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए। उम्मीद को जूम करते हैं सर, सेक्शन डाटा फ्रॉम वेयर। मैडम मैंने वो लास्ट क्लास में बताया था कि काइंडली म्यूट कर दीजिए। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप ऐसा करेंगे कि ऑर्डिनेंस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं। ये एफबीआर की जो मेन वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग यहाँ ऑर्डिनेंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस को ये टॉप वाले को डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग उससे ज़्यादा समझदार हैं और रूल भी पढ़ना चाहते हैं तो ये रूल्स पे क्लिक कीजिए, ये टॉप वाले रूल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, तो एमी खान आप पहले लास्ट वाली क्लास को सर रिविजिट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन चीज़ों को आप साथ साथ ये इसको बोझ ना समझिए। ठीक है, इन चीज़ों को बताए बगैर मैं अगर आपको बता भी दूंगा तो आप यकीन करें 50 दफा मुझसे पूछेंगे। अभी तो मैंने एटीएल के ऊपर अभी पूरा कंसेप्ट ही नहीं दिया, अभी तो इसके ऊपर मैंने पूरे 40-45 मिनट लगाने हैं। और फिर भी आप लोगों में से आधे लोग होंगे जो मुझे फोन करके पूछेंगे कि यार ये वाली चीज़ जो है ना, ये उस वक्त समझ आ गई थी, आसान लगी थी, अभी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने रिविजिट ही नहीं करना। सर वी कैन चेंज टैक्स ईयर अकॉर्डिंग टू आवर ऑन रिक्वायरमेंट। जी राशिद साहब, आपकी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपेलिंग नीड आपको शो करनी होगी। क्या करना होगा? कंपेलिंग नीड। अगर आपके पास कंपेलिंग नीड है तो आप चेंज कर सकते हैं। कंपेलिंग नीड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक है, कंपेलिंग नीड होता है बहुत मजबूरी है। ठीक है, अब्दुल हबीब साहब सॉरी, मैं एक सवाल को बार बार नहीं एड्रेस करूंगा, ये चीज मैंने क्लास के दौरान बोली भी है। ठीक है, क्योंकि आप अस्सलाम लोग वालेकुम अगर सर। क्लास में अटेंटिव नहीं होते फिर मतलब मेरा ख्याल है कि बार बार बताने का भी फायदा नहीं है। जी मेरे दोस्त इनफिनिक्स हॉट 11 प्ले।
सर, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेज या एड्रेस वगैरह ऐड करने हो तो उसका क्या तरीका है? अच्छा, एक ही बिजनेस में? जी जी। सर एक ही बिजनेस पे सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपके सामने आप वन टाइम एक ही बिजनेस वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसको जब आप नया एड्रेस डालना चाहेंगे तो डाल तो सकते हैं। इसमें डालने के लिए फिर आप ये करेंगे, उस पर मॉडिफिकेशन पे जाकर जो अभी हमने खोला हुआ था, ठीक है, तो आप उस पर एक नया एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन लिंक जो करेंगे वो एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने करना होगा ना तो आप एक दफा ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लिंक एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो एड्रेस खोल देगा। पहले एक एड्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, वो आपके नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा लिंक एड्रेस पे क्लिक कीजिए, फिर नया एड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह 100 एंड 100 4 जो आपने एड्रेस डालने हो डाल दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। सर जैसे अभी इनकम टैक्स जो फाइल की जा रही है उसकी जो डेट आ रही है वो 31 अक्टूबर आ रही है ना। तो जी जिन लोगों ने अब ये ड्यू डेट 30 जून से चल रही थी ना, इस टेन्योर में जमा करवाई है लेकिन उनका अभी तक एक्टिव नहीं आ रहा, तो ये कब लिस्ट जो है, इसका क्या सिनेरियो है कि वो शो होंगे कि ये एक्टिव है अगर वो सरचार्ज नहीं जमा करवाते? मैडम, मैंने आपको एक अर्जी की थी कि वो जो 2023 का एटीएल है, 2023 की रिटर्न फाइल की, अभी एटीएल का कंसेप्ट मुकम्मल नहीं हुआ बेसिकली, कल मैं इसको मुकम्मल कर दूंगा। तो एक चीज नोट फरमा लीजिए बराए करम, क्या मैंने अभी आपको अर्जी की थी कि 2023 का एटीएल 2024 1 मार्च को आएगा। बस अभी आसानी के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि 1 मार्च 2024 तक वो लोग रिटर्न फाइल मतलब आप कह लें कि कर भी चुके हैं, टाइम पे भी कर चुके हैं, फिर भी वो एक्टिव नहीं होगी, इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। इसको मैंने डिटेल में बताना है, अभी इसमें मिसिंग कुछ एरियाज हैं, मतलब कह लें कि की बाकी होगी। जी Hello, sir. जी। Hello, sir. Can you hear me? या आई कैन। Sir, my question is about other kind of incomes. Like, if I do not have a business, but I'm holding national saving certificates. So, would you explain in one of the future classes how are we going to fill up the forms for that? Still I have not started the filing of income tax returns. I'm just Sorry, sir, you're hardly audible. I have just not started the filing of income tax returns. I just started building your pillars regarding the subject. ठीक है? You have Okay, to sir. wait for the right time for this Okay, discussion. sir. Okay, sir. Any other? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी नहीं सर इस तरह है कि जो बिजनेस हम ऐड करते हैं वो बिजनेस अगर उसी सेम ईयर में हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, या रिटर्न ऑलरेडी वो फाइल कर चुका है दोबारा फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न उसकी? सर अगर आप सेम ईयर में, अच्छा मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि कुछ लोग ये करते हैं कि बिजनेस को ऐड किया, स्टैम्प बनवाई, लेटर बनवाया, बैंक अकाउंट बनवाया और बाद में बिजनेस को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो जी जी एफबीआर का कोई अभी अनफॉर्चुनेटली कोई इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है कि वो लोग इस तरह मॉनिटर करें कि इस बंदे ने हमें थोड़ा डॉज देने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे तो अभी उन्होंने बैंकों को लिंक तो कर दिया है, लेकिन इन द मीन वाइल लोग ऐसा करते हैं। लाजमी नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है। मैंने बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, मैंने बंद कर दिया, ठीक है, बात खत्म। जी जी। बात तो समझ आ रही? जी जी, दूसरा ये है कि अगर वही बिजनेस की जगह अपना वो एक कंपनी रजिस्टर एसएमसी रजिस्टर करवाता है तो ठीक वो है इस बिजनेस को किस तरह कन्वर्ट करेगा? वो एसएमसी रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट करेगा, या वो बिजनेस ही रिप्रेजेंट करेगा? सर, यहाँ पे अभी हम सोल प्रोप्राइटर को डिस्कस कर रहे हैं। जब कंपनी की बात आएगी वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होगी। कंपनी ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे कि जैसे मैं शादी करके एक बच्चा बना लूँ, ठीक है, उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होगी, वो बड़ा हो जाएगा, या छोटा भी है तो उसका बे फॉर्म होगा या बी फॉर्म होगा, बड़ा होकर उसका सीएनएससी बन जाएगा। खुदा न खास्ता मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जो बंदा कंपनी खोलता है तो कंपनी, ये जो हम सोल प्रोप्राइटर डिस्कस कर रहे हैं, जी इसकी ठीक जो वर्थ है ये उसी बंदे के साथ है जिसने खोला है। उस ठीक बंदे को वो फौत हो गया, कुछ हो गया तो ये बिजनेस खत्म। लेकिन ठीक कंपनी आपकी उसकी लीगल एंटिटी कैरी रहती है, क्योंकि जिस तरह मेरे बाद मेरा बच्चा अपनी लीगल आइडेंटिटी कैरी करता है, तो बिल्कुल इस तरह कंपनी अपना सेटअप मेंटेन करती रहती है। कंपनी का रिटर्न अलग बनता है।
जिस तरह मेरे अफेयर्स जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, जो माली मामलात हैं वो अलग हैं, मेरे बच्चे के मामलात अलग हैं। बिल्कुल इस तरह आपकी कंपनी आपकी अलग एक पहचान रखती है, उसकी पहचान जिस सर्टिफिकेट से होती है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। जैसे हमारी पहचान CNIC से होती है, ठीक है। तो ठीक है आप ये याद रख लीजिए कि जो आपका सोल प्रोप्राइटर है इसकी कोई पहचान नहीं है आपके बगैर, ठीक है। ठीक है मिसाल के तौर पे जो मेरा तालीम है, मेरा इल्म है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए या मैं आगे पीछे हो जाऊं तो मेरा तालीम, मेरा इल्म मेरे साथ खत्म है, ठीक है। जी तो जी इस तरह बिल्कुल जिस बंदे ने सोल प्रोप्राइटर बनाया हुआ है, तो जो ही वो बंदा कूच कर जाएगा या बंदा मौजूद नहीं है तो इस बिजनेस की कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका ओके मतलब ये है, तभी उस बंदे के रिटर्न के अंदर ही बिजनेस के पोर्शन में इस बिजनेस को ऐड कर लिया जाता है या बिजनेस की रिटर्न फाइल की जाती है। बेसिकली जो आपका जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी जो पहचान है वो आपके CNIC नंबर से ही है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली वो बिजनेस की पहचान आपकी पहचान है। बेसिकली वो बिजनेस का कोई अलग से नंबर नहीं लग रहा, अलग से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा, अलग से कुछ भी नहीं हो रहा। बस वो तो ये समझें कि जैसे अगर मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ता तो मैं एक जाहिल हूँ, अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं एक जेवर कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह अगर एक बंदा बिजनेस नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, बिजनेस उसका नहीं है, उसकी NTN में शो ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंदा एक बिजनेस कर लेता है, तो जिस तरह एक बंदा पढ़ के अपने साथ तालीम कैरी करता है, बिल्कुल इस तरह जो एक बंदा NTN बना लेगा या NTN बना भी लेता है तो एक सिंपल NTN होता है। उसके बाद जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू डिटरमिन कि हम सैलरी रिटर्न फाइल करें या बिजनेस रिटर्न फाइल करें। अगर वो बंदा बिजनेस करता है सोल प्रोप्राइटर के तौर पर तो बिजनेस पे चले जाते हैं, और बंदा सैलरी वाला है तो सैलरी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि ओके फिर आपके बिजनेस की कोई अलग से कोई वर्थ नहीं है। ठीक हो गया I would like to ask question after all questions of other participants are responded to, thanks, ठीक है। अच्छा जी सर, बैंक्स को FBR के साथ कैसे लिंक किया जाएगा जिसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है FBR को? जी अब आपके CNIC पे बैक एंड पे FBR ने और बैंकों ने आपस में दोस्ती कर ली है, और अगर आपका 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होंगी एक महीने में एक बैंक अकाउंट में, तो FBR के पास आपकी डिटेल्स पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये फिर आपकी रिपोर्टिंग रियल टाइम में हो रही होती है, ठीक है। कुछ आपको मैं चीजें सैंपल के तौर पे दिखा भी सकता हूँ, मसला नहीं है। और याद रखिएगा कि अब आप ये समझ लें कि अब इंशाल्लाह टैक्स का काम और भी बढ़ने वाला है, कंसल्टेंट्स की रोजी रोटी में बहुत इजाफा होने वाला है जब से ये FBR ने हरकत की है। तो इससे आप चीजों को छुपा नहीं पाएंगे, ठीक है। भाई वकास भाई ये देखिए FBR मालूमात पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखिए ये इनके बैंक विड्रॉल्स और इस पे, ठीक है। ये देखिए इस बंदे ने इस महीने में ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक में MCB में जुलाई 2022 में, ठीक है, यानी कि टैक्स ईयर 2023 11,40,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। ये 10 लाख से जो ऊपर गए FBR के पास पता चल गया, ठीक है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 2021 में जुलाई में इस बंदे ने 20 लाख रुपए निकलवाए हैं, ठीक है। अब विड्रॉल भी, अभी डिपॉजिट्स भी आएंगे, ठीक है। अभी इसके डिपॉजिट्स भी वो आ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन इस बंदे को बैंकों से कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, इस बंदे ने का टैक्स कहाँ कट रहा है, ठीक है। इस बंदे के नाम पे जो गाड़ी वाड़ी है वो भी आ रही है, ठीक है। तो सर देखिए इस बंदे के नाम की सारी चीजें, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ मैं 10 इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ और मैं रिटर्न में 4 लाख रुपए शो कर दूँ, तो वहां पे कोई जाहिल नहीं बैठे हुए, जब आपका ऑडिट खुल गया तो वो आपको बड़े प्यार से कहेंगे बेटा इधर आओ ना, बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अब ये मामलात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और हमारे मुल्क में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, हम तो इसको इंकरेज करेंगे, बीइंग कंसल्टेंट की होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट सवाल पूछूंगा, सॉरी टू जी जी इंटरप्ट यू। जी जी सर मोस्ट लोग ये सवाल करते हैं ना कि मिसाल बैंक में हमारे विड्रॉल पैसे आ रहे, ट्रेडर्स जो हैं इस तरह की, मिसाल सोल प्रोप्राइटरशिप वाले, वो कहते हैं मैक्सिमम पर डे या पर वीक या पर मंथ हम कितनी ट्रांजेक्शन करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह अभी आपने कहा 10 लाख का फिगर, ये क्या पर डे को रिप्रेजेंट करता है या पर ईयर को या पर मंथ को, सॉरी? सर उसने ये मंथली आपकी फिगर निकाली हुई है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मंथली की बेस पे फिर वो मतलब आपको बस वो असेस कर रहा है कि आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, आप कितने फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर आपके रिटर्न को देखते हुए कि
आपके रिटर्न के अंदर आपने क्या रिपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब फ्यूचर में वो इसको लेके चलेगा तो वो थोड़ा सा मोहब्बत आपसे करेगा, ठीक है। ठीक है। जी जी, किसी साहब का कोई क्वेश्चन हो? जी नईम साहब, आप क्वेश्चन पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। जी सर, थैंक यू सर। मेरे दो तीन ही क्वेश्चन है। एक तो मैं सॉल प्रोप्राइटर पे ही लिमिट रहूंगा, अपने आप को कन्फाइन करूंगा। सर आपके डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है। अभी भी आ रही है सर? बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, पता नहीं आप यहाँ पे हैंडफ्री तो कभी वगैरह यूज आवाज नहीं। करें, आप हैंडफ्री वगैरह यूज करें। अच्छा, आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आपके ना कोई नेटवर्क में या कोई आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि ये कोई इशू, ये आप टाइप कर दें, सर मेरे नॉलेज के मुताबिक एफबीआई के मालूमात पोर्टल पे फिलहाल ये इंफॉर्मेशन एफबीआई मालूमात पे वो हैं, वो नजर नहीं आती। ये अभी कुछ मिसिंग है, अभी इंशाल्लाह ये चीजें मजीद बेहतर होंगी, आप इंतजार कीजिए। चीजें अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं और मजीद मजा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो जी आई बिलीव कोई सूटेबल कोई क्वेश्चन नहीं रहा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, अगर ये नईम साहब आप अपना ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।